हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एंजाइम सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं नेक्स्ट ब्लॉक। पिछले लेक्चर में हमने ब्लॉक 1 करा था, जिसमें हमने एंजाइम्स एज बायोकैटालिसिस के बारे में पढ़ा था। फीचर्स क्या थे, उसके फैक्टर्स क्या थे और इंट्रोडक्शन क्या था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एंजाइम काइनेमेटिक्स। तो देखिए क्या होता है एंजाइम काइनेमेटिक्स में। ब्लॉक 2 एंजाइम काइनेमेटिक्स। इस ब्लॉक में 3 यूनिट्स होने वाली है। इन तीनों यूनिट्स को हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स, बाय सबस्ट्रेट रिएक्शंस, एंजाइम इनहिबिशंस। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी एग्ज़ामिनेशन में बैठने वाला है दिसंबर में और जुलाई में। एंजाइम का जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग है या जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो मैंडेटरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम अपने लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं एंजाइम काइनेमेटिक्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरा कंसाइज वे में पढ़ते हैं एंजाइम्स को, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो हमारी पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। एंजाइम तो आपने पढ़े होंगे कि एंजाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट करता है। और यही जो रिएक्शन हो रही है, इनके जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है इस सीरीज़ में, इसी को हमने कहा है एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल ही मैंने कंसाइज वे में आपको डेफिनेशन को समझाया है, ठीक है। एंजाइम्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स नोन एज एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म, ठीक है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना एंजाइम की मदद से, इस प्रोसेस को हमने कहा एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म। इसके बाद में बात करते हैं अगला कुछ भारी भरकम टॉपिक की। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब भारी भरकम टॉपिक क्या है वो हम बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स में आप लोगों को एक ग्राफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ग्राफ में सिंपली होता कुछ नहीं है, बस मतलब बहुत सारे हैं इसमें। तो उन्हीं मतलब को अभी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। ये V0 है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में लग रही है। और यहाँ नीचे होता है S0, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। इसके बाद हमें इस पॉइंट पे Vmax दे रखा होता है, ठीक है। इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। एंड इधर पे हमें दे रखा है 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। तो अब हमसे इसने बोला है कि जो ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसका एक ग्राफ दे रखा है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें जब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उस रिएक्शन को हम 0 ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो सबस्ट्रेट इस पे लिख देते हैं बराबर में सबस्ट्रेट हायर कंसंट्रेशन, 0 ऑर्डर इज इक्वल्स टू में सबस्ट्रेट हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसे कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर में हमारा मतलब इनिशियल रहता है, मतलब स्टार्टिंग में मतलब लोअर रहती है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो इसी के ग्राफ के बेसिस पे हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई है। वो क्या है जनरल इक्वेशन, इधर पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको एक इधर पे कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। हमने सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम को मिलाया था पिछली बार, तो वो बना था ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हमने प्रोडक्ट कहा था पिछले यूनिट में, यूनिट 3 में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसको भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, साइड में। तो इसको नोट बना के साइड में लिख लेंगे। इसके बाद इधर पे हमें जनरल इक्वेशन में V नोट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, किस पे दे रखा है? V मैक्स पे दे रखा है। V मैक्स पे देने के बाद इसने बोला सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इधर सबस्ट्रेट का पूछ रहा है, इधर भी सबस्ट्रेट का पूछ रहा है। तो सबस्ट्रेट को हम ऊपर और नीचे लिख देंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे पूरे एरिया में कुछ एक कांस्टेंट तो होगा, जो ये कांस्टेंट लाइन है, कुछ कांस्टेंट तो लेंगे, तो इसके साथ हमें कांस्टेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब आप कांस्टेंट को डिनोट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, ABCD किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। A से तो मतलब अल्फ़ा वगैरह साइन रहता है, तो मैं इधर पे आपको K से डिनोट करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। नहीं तो आप इसे B से भी कर सकते हैं, बुक में B से गिवन है, ठीक है। तो आप मैं B से ही दिखा देता हूँ आपको डिनोट करके, ठीक है। B से कर दिया आपने इसको डिनोट, ठीक है। तो इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अभी ये देखना है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये जो हमारी V नोट है, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर है, और जो B है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ S नोट, जहाँ पे V नोट हमारा हाफ V मैक्स के बराबर है, V मैक्स के बराबर है। कैसे है आप खुद ही देख पाएंगे आगे की तरफ में, जहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन होगी। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना मार्चेली-मेल्टन इक्वेशन की तरफ को। तो इस इक्वेशन में कुछ खास है नहीं इतना, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ES कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है, E + S, इसका रिएक्शन कराएंगे, ES बना, ठीक है। रेट कांस्टेंट है K1, ज़्यादातर K1 ही लेते हैं कांस्टेंट में। और अगर तुमको ES का वापस से E + S बनाना है तो रिवर्स में करा दो, रेट कांस्टेंट K1, फिर एक और बार करोगे E प्लस प्रोडक्ट निकल के इधर पे आ जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो हमारा K1 क्या है? K1 है हमारा रेट कांस्टेंट फॉर द एसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। पहले एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बार में हमें K2 दे रखा है, नीचे वाला K1 माइनस में, ठीक है। K2 हमारा दे रखा है, इधर पे K2 लग रहा है, ये हमारा हो रहा है रेट कांस्टेंट जो ब्रेक डाउन कर रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट में, ठीक है, सबस्ट्रेट। और ये K माइनस में हमारा रेट ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन की वजह से डिसोसिएशन हो रहा है फॉर्म करने के लिए फ्री एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को, ठीक है। मतलब पहले साथ में जुड़े हुए थे, फिर बाद में नहीं जुड़े। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे 2 फैक्टर दे रखे हैं। क्या है 2 फैक्टर? कितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन का कितना अमाउंट है, वो भी एंजाइम का, और कितना ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो होता है इसके बीच में, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स, और ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर है। तो यहाँ तक सबको रिएक्शन क्लियर है कि कांस्टेंट K में आगे क्या होगा और पीछे जाएंगे तो क्या होगा K माइनस में, यहाँ पे एसोसिएट होगा, यहाँ डिसोसिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। इतने बातें सबको क्लियर है। इसके बाद आगे देखेंगे जब हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन जब हमारा कांस्टेंट होगा, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है R, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे होगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
यहाँ तक सबको क्लियर है। बाद में जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है एंजाइम का, जब वो सैचुरेट हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ, तो उसमें कोई भी फ्री एंजाइम बाकी नहीं रहता। तो ये जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है। किससे इंडिपेंडेंट होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट होती है। तो जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है एक्सप्रेशन के थ्रू, उसको हम लिख देते हैं इधर पे v मैक्स, वेलोसिटी मैक्स पे K2 पे ब्रेक डाउन होने के बाद जो लिखा है K2 पे, ठीक है। और किसकी बात हो रही है? एंजाइम की हो रही है, E नोट, ये V मैक्स की वैल्यू आ गई इधर से। और ये जो हमारा E नोट है ये टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन आ गया इधर पे, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन हम लोगों को गिवन है। तो इतना ये बेसिक से दे रखा है, मतलब इधर ये आपको बस एक ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख के रखना है और इधर पे ये देख के रखना है। अब मेन बात करेंगे माल्चीस-मेंटन इक्वेशन में, ठीक है। तो उसकी खोज कैसे हुई, तो फटाफट से हम उस साइंटिस्ट की स्टोरी जानेंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इतना कुछ करा है, ठीक है। एक पेज अराउंड भी नहीं है, हाफ पेज है बस, मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक पेज हो गया है ये, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट के स्टोरी के बारे में। एक मतलब दो साइंटिस्ट थे, उनके पहले मैं नेम लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, माल्चीस एंड मेंटन 1913 में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है, अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट अज्यूम, ताकि कोई सोचे ना कि मैंने रियल में बोल दिया भाई, तो लेट अज्यूम, मान के चलो, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे परम मित्र थे, ठीक है। ये दोनों अच्छे परम मित्र थे, ठीक है। तो इन दोनों ने साथ में मिलके कुछ एक काइनेटिक मॉडल पे रिसर्च करा। इन्होंने सोचा हम एक काइनेटिक मॉडल बनाते हैं अच्छा सा, जिसमें होगा क्या, हम एक इक्वेशन देंगे ये दोनों। तो इस इक्वेशन में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा, मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाते हैं ना कि मतलब हमने ये बनाया है क्लास प्रोजेक्ट में। तो डेमोन्स्ट्रेट करा, रिलेशन बताया इन्होंने किसके बीच का, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी का एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। इन्होंने रिलेशन बताया कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी का और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। तो वो रिलेशन कैसे बताया इन्होंने, वो हम उसकी अब बात करेंगे, ठीक है। डिसोशिएट और एसोशिएट सबको क्लियर है। मैं एक बार इधर से वापस से वो रिएक्शन बना देता हूँ क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत है हमको, ठीक है। K2 K1, ये K-1 है क्योंकि इधर भी माइनस हो रहा है। ये है हमारा डिसोशिएट, ये है हमारा एसोशिएट और ये है हमारा ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में हमने एज्यूम करा कि जो हमारा K1 है वो K2 से बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी निकल के आती है जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी, पर हम उसे कंसिडर करते हैं। अगर हम उसे कंसिडर करते हैं कि बस ओनली इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा, तो वो हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, जब हमारा इसको K2 मान लो, K1 ज़्यादा होगा K2 से, और K1 अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन एसोशिएट करेगी।
एसोसिएट करेगी तो रिएक्शन इधर ही रुक जाएगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। K2 ज़्यादा नहीं है, तो अगर K2 ज़्यादा है तो फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर है। इसके बाद में हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, जिसे हमने कहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है हमको। इनिशियल वेलोसिटी को हमने V नोट से डिनोट करा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो ये पूरी रिएक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे ब्रेन से, ये तुम्हारा ब्रेन है, इससे ऐसे करके निकल जाएगा, या ऐसे आएगा कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। इस वजह से ध्यान से सुनना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने V नोट से डिनोट करा, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में। इसके बाद ये हमें डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। किस किस पे? एक, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है K2 पे डिपेंड करा। दूसरा, कंसंट्रेशन पे, जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उस पे इसने डिपेंड करा, ठीक है। दो चीज़ों पे करा। किस पे करा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा कंसंट्रेशन, एंजाइम को मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, एंजाइम बाउंड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। ये दो चीज़ों पे इसने इसको डिपेंड कराया, ठीक है। डिपेंड करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिली। तो इस इक्वेशन को तुम, ये जो हमें इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को तुम 1 मान लो, ठीक है, 1 इक्वेशन। इसके बाद में हमें एक और दो तीन चीज़ें और देखने के लिए मिली इसमें। मैल्चिस मेल्टन ने 2 एज्यूप्शन करा। वो एज्यूप्शन एज अ बुक में रिटन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैल्चिस मेल्टन ने 2 एज्यूप्शन करा अपने मॉडल में। पहला, उन्होंने एक्सेस सबस्ट्रेट डाल दिया, ठीक है, ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया एंजाइम के बदले। दूसरी बार में रैपिड इक्विलिब्रियम करा, एस्टेब्लिश करा उन्होंने दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में, E+S और ES कॉम्प्लेक्स में। फिर उन्होंने ब्रेकडाउन करा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। धीरे धीरे जब वो ब्रेकडाउन होने लगा इक्विलिब्रियम में, तो हैंस मैल्चिस और मेल्टन मॉडल है वो रैपिड इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाने लगा। तो उस मॉडल में हुआ क्या, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस मॉडल में हुआ ऐसा कि जब उन्होंने वो अपना जो ES कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगा, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होके E+S बनने लगा। तो उस दौरान जो हमारा K1 है, K1 जो हमें दे रहा है E+ES दे रहा है, जो हमारा K1, हमारी रिएक्शन क्या है, K1 जो हमें दे रहा है ES दे रहा है। ES कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, ES दे रहा है ये हमें, ठीक है। ES इसने दिया। इसके बाद में E-1 हमें ES दे रहा है, मतलब ये हमें इन दोनों को मिला के हमें ये मिल रहा है, और इससे ये मिला के हमें ये मिल रहा है। नहीं समझे ना? अभी दिखाता हूँ, देखो। रिएक्शन हमें ये कह रही है कि जो हमारा K1 है, K1 क्या बना रहा है, ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है। किससे मिलके बना रहा है? E+S। तो E+S को हमने यहाँ लिखा, प्लस हटा दिया, E और S को लिखा, और K1 को यहीं लिखा साइड में। इसके बाद में = लगा के इसने K-1 की बात करी। K-1 में हमें ये बना रहा है, किसकी मदद से बना रहा है, ES की मदद से बना रहा है। तो जिसकी मदद से बना रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसने इसको कहा इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को लिखने के बाद हमें बोला गया कि KS निकालो। KS क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, तो पहले आप KS निकालेंगे, आपको समझ आएगा। मैंने इसको ऊपर रखा और इसको इधर नीचे भेजा। इसके बाद में K-1 और इसको इसके नीचे आ जाएगा, तो K-1/K1, इसको हमने KS बोला। और KS हमारा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। KS को हमने कहा डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको
क्लियर है, ठीक है। एंड एक बात का रिमाइंडर दिला देता हूँ मैं आप लोगों को कि बैकग्राउंड वगैरह को थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। वीडियो के बैकग्राउंड को मतलब इग्नोर करें। कंसंट्रेशन बस जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही है, स्लाइड सीट्स वगैरह, उस पर रखें, ओके। इस डिसोसिएशन कांस्टेंट के आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ई नोट है, कहाँ है ई नोट, ढूंढो उसको, ढूंढो ई नोट कहाँ है हमारा, ई नोट टोटल एनर्जी, ई नोट। चलो ई नोट को यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। शायद मैंने मेंशन करा था या नहीं करा था, आई थिंक, चलिए कोई नहीं। ई नोट है, मैंने आपको बुक से बताया होगा कि ई नोट जो हमारा है वो हमारा टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, ई नोट तुम लोग भूल गए हो शायद, पीछे एक रिएक्शन लिखी थी, वी मैक्स इज इक्वल्स टू में के ई नोट, ऐसे करके कुछ रिएक्शन थी, याद करो। रुको दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, कहाँ है वो रिएक्शन, देखो ये रहा, वी मैक्स इज इक्वल्स टू में के टू ई नोट, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन दे रखा था स्टार्टिंग में जो बताया था अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैंने जो रिएक्शन बताई ये यूज़ होने वाली आगे, ठीक है। ये वाली हम यूज़ ही कर रहे हैं, ये भी यूज़ होगी अभी फ्यूचर में, और ये वाली अभी आई है, ठीक है। ई नोट कहाँ से आया, ठीक है, ई नोट वहाँ से आया, तो हमारा ई नोट तो आ गया। तो ई नोट क्या कह रहा था, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है। तो इसमें जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा बराबर में रहेगी फ्री एंजाइम के, मतलब जो इसने बोला जो हमारा ई नोट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर रहेगी एंजाइम के, फ्री एंजाइम के कंसंट्रेशन से, और तो और प्लस सम एडिशन में, मतलब बुक में जो मैं गिवन है, मतलब रिटर्न में मैं आप लोगों को वही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ ताकि रिएक्शन आपको बनानी आ जाए। ई नोट हमारा बराबर है फ्री एंजाइम के सम ऑफ, किससे, एंजाइम बाउंड है सबस्ट्रेट से, एंजाइम बाउंड है सबस्ट्रेट से, ES से। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 3। कौन कौन से हमें इक्वेशन मिली अभी, 1 2 3, ठीक है, 3 इक्वेशन मिल गई। इसके बाद में हमें बोल रहा है ई निकालो, ई निकाल लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि ई की वैल्यू का थोड़ा आगे यूज़ है, तो ई निकालेंगे। ई निकालने के लिए ES माइनस में ई निकालेंगे, ES को माइनस को इधर भेजेंगे। एक मिनट मैं इसको ई नोट कर देता हूँ, इसको ES कर देता हूँ, नहीं तो माइनस आगे आ गया तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। ई नोट माइनस ES, ठीक है। इसके बाद में जो हमें इक्वेशन 3 है, ये जो हमारी इक्वेशन 3 बनी है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ई की जो वैल्यू है, ई की कौन सी वैल्यू थी भाई, हमको तो पता ही नहीं है। ये जो है ई की वैल्यू, इसको ई को इसकी जगह पुट कर देंगे। तो पहले इसको लिखेंगे ES और ES K माइनस बाय K1, ठीक है। और तुम चाहो तो KS ही लिख दो यार, डायरेक्ट इसको हटाओ, ठीक है। क्या करना है, अब ई की जगह पुट कर दो, ई नोट माइनस में ES ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू पुट, और इसको KS लिख दो, इसको छोड़ो डायरेक्ट, ठीक है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। KS लिखना है तो KS लिखो, ये लिखना है ये लिखना है तो डायरेक्ट यही लिख दो, क्योंकि इसमें बहुत झंझट होगा, फिर बाद में इसको कैंसिल आउट करने में आप लोगों को ही दिक्कत आएगी, मेरे को कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा फिर भी कैंसिल आउट कैसे होगा। एप्सिलॉन नोट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ई नोट माइनस में ES और इनटू में S अपॉन में ES, ठीक है। ये हो गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा ई नोट है और ES है, ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे इधर पे, और ES को इधर भेज देंगे KS के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
तो मैं रिएक्शन एक और बार पीछे लिखता हूँ क्योंकि ये पूरा सीट पे तुम लोगों को समझ आना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, देखो ये इसको एज इट इज़ लिखेंगे ई नोट माइनस में ई एस, ठीक है, और एस को और के एस के साथ को हम ई एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। इसके बाद में आपने गौर करा होगा, तो क्या गौर करा होगा, जो हमारा एस है ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर है, तो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई में लगा दो। कैसे लगाएंगे सर मल्टीप्लाई में, हमको तो आता ही नहीं है। तो ऐसे करो यार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये एस, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और ये साइड को के एस ई एस को ऐसे के ऐसे लिखो। यहाँ से रिएक्शन थोड़ी मतलब आसान होती चली जाएगी जब जब तुम इसको सॉल्व करने लगोगे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ से ई नोट और एस है जो हमारा इसके बराबर में, इसको उधर प्लस में भेज देते हैं, इसके साथ में के एस ई एस प्लस में ई एस और एस, ठीक है, ये हमारा प्लस में हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पहले एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे ताकि हम कुछ और सोल्व हो रहा है तो कर सके। इसके बाद हमारा सोल्व क्या होगा, क्या सोल्व होगा, ई एस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ई एस को कॉमन लिया, बदले में हमारा के एस अंदर आया, प्लस में एस को यहाँ लिखा, ये ब्रैकेट ऐसा है, ठीक है, समझ गए। इसको हमने ऐसे लिख दिया, मतलब इन दोनों को कॉमन लेके इसको बाहर रखा, फिर के एस को अंदर लिया और इसको प्लस में था, प्लस का प्लस में लिख दिया। इसके बाद में फिर हम ई एस निकाल लेते हैं। ई एस निकालने में क्या बड़ी परेशानी है, ई एस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ई नोट यहाँ से एस के एस बाय में एस, तो हमारा ई एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। इसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस से। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस से, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिख लेते हैं पहले, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ई एस, वैल्यू ऑफ ई एस को सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, फिर हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुमको ये वाला स्टेप क्लियर है या नहीं। यहाँ से मेन स्टेप यहीं तक था, ये इक्वेशन बनाने में ही थोड़े बहुत लोगों की गड़बड़े हो जाती है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे पीछे बुक में देख रहे होंगे, मैंने भी फर्स्ट टाइम पे बड़ी मशक्क़त करके इसको बताया था, ठीक है। तो इस वजह से ही मैंने इसको उधर पे ऐसे रखा है, तो इसको मैं इधर ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम लोग बिना देखे बता पाओ, ठीक है। लो, तो अब तुम लोग मेरे को बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि यहाँ से इसको इधर भेजा एंड अपना ये इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और फिर इधर पे ये इसको कॉमन लिया, ये प्लस में ये एस निकालना था तो इसको नीचे भेजा ऐसे, तो हमारा सब कुछ क्लियर है। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ ई एस को, ई एस की जो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दे रखी थी। अब इक्वेशन 1 क्या थी सर, हमें तो मालूम ही नहीं इक्वेशन 1 क्या थी। तो इक्वेशन 1 ये थी हमारी, आई, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन 1, इसको साइड में लिखते, वैसे तो मैंने बीच में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसको साइड में लिख देना, मतलब ऐसे रफ करके और साइड में कर देना अगर एग्ज़ाम में पूछे तो, ठीक है। इसके बाद में वी नोट में इसमें हम पुट करेंगे K2, ई एस की वैल्यू क्या है, ई नोट एस के एस प्लस में एस, ये हमारी वैल्यू है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, एक सेकंड में देख लेता हूँ पीछे, 1 2 3 एंड ये लास्ट वाली शायद मैंने 4 माना था, ठीक है। ये लास्ट वाली जो के एस वैल्यू आई है इसको तुम 4 मान लो, 4 ही था, ये मैंने लिखना भूल गया उधर पे। एंड इधर पे जब ऐसे हमारी इक्वेशन 5 आती है तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप इसको और आगे ढंग से कर सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मल्टी-स्मेल्टन इक्वेशन यहीं तक है, नहीं, अभी फाइनल रिजल्ट तो बाकी है मेरे दोस्तों। जो मैंने बताया था तुम लोगों को वी मैक्स में आंसर आएगा, जो पिछली यूनिट में वो जो
लिखा था ना डायरेक्ट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आया कैसे वही डिराइव करना बता रहा हूँ तुम लोगों को। उसको डिराइव करने में बहुत मशक्क़तें हैं। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम है क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम है, एंजाइम रिएक्शन, वो हमारा अचीव करता है जब व्हेन ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल, सारे एंजाइम मॉलिक्यूल हमारे बाउंड होते हैं। किससे बाउंड होते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जब बाउंड होते हैं तब होता है। देखो वापस समझो, जब हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन अचीव करता है, कब अचीव करता है मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम, जब हमारा सारे एंजाइम मॉलिक्यूल बाउंड करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तब हमारा एंजाइम मैक्सिमम रेट को अचीव करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इसके बाद में हमें दे रखा है, तो मैक्सिमम रेट हुआ, ये जो वी नोट तो हमारा इनिशियल पे था, तो मैक्सिमम के लिए हम वी मैक्स से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, वी मैक्स हमारा इधर पे आ गया, K2 और ई नोट। ठीक है, ई नोट हमारा क्या है, ई एस तो हमारा, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में से बहुत लोग पूछेंगे, पर ई नोट जो हमारा है वो मैक्सिमम एंजाइम कंसंट्रेशन है, जब हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी उसने रीच कर लिया तभी ये आया। ठीक है, इसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 को, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करने का। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। वी नोट K2, जो हमारा K2 है, K2 में क्या देखने के लिए मिलेगा तुम लोगों को, तो इधर पे मेरे ख्याल से हम नीचे का, मेरे ख्याल से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नीचे का ऐसे कैसे रहेगा, नीचे का छेड़ना मत तुम, हमें इधर पे, हाँ समझ गया मैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वी मैक्स बाय में K2 है, और इधर पे अपना ये है ई नोट की वैल्यू इधर पे हमें पुट करनी है। तो ई नोट की वैल्यू क्या हो गई, वी मैक्स बाय में KS और ये S, ये हुआ। ठीक है, मतलब K तो हमें पहले से गिवन है, तो K मतलब इतना K में आएगा नहीं, तो वी मैक्स कांस्टेंट हटाएंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा, तो वी मैक्स लिखेंगे ई नोट की जगह, ई नोट की जगह वी मैक्स लिखेंगे, तो वी नोट इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस बाय में KS प्लस में S। ठीक है, इसके बाद में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद में जब हमारा लास्ट में वी नोट इनिशियल पे वी मैक्स जब होगा, तो इसके साथ में कभी कभार सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो मैक्सिमम जब रीच करेगा S नोट कहेंगे उसको, KS और S नोट। ये हमारा लास्ट इक्वेशन छठा आ चुका है इधर पे। ठीक है, मतलब छठा तुम इसको भी मान लो यार, इसको सातवां मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पे अपना ये रिएक्शन इधर पे आ जाता है। एस नोट, मेरे ख्याल से तुम लोगों को एस नोट पे डाउट है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एस नोट क्या था। ये देखो बुक के ग्राफ से एस नोट है यहाँ पे सबस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। ये थी हमारी माइल्स मेल्टन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई में लिख देता हूँ एक बार, और फिर आप लोगों को डायरेक्ट शेयर करता हूँ, और एक बार आप इसको अच्छे से देखें वीडियो को पीछे करके। वैसे तो एक ही सेकंड में तुमको वो स्क्रीन दिख जाएगी, पर मेरे लिए वो 1 सेकंड 1 मिनट होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट लगता है लिखने में। ठीक है, तो मैं उसे लिखता हूँ। वैसे रिएक्शन में इतना कुछ खास है नहीं, बाकी तुम लोग ध्यान से उसको वीडियो को पीछे करके देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ। सो फिनिश टाइम। तो इधर पे इक्वेशन दे रखी है, फटाफट से इसको एक बार रिकॉल करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप दे रखा है इसका कि ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ, इनिशियल रेट ऑफ कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन की मदद से हमने ये वाली बनाई, और फिर ये KS डिसोसिएशन कांस्टेंट आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में ई नोट का कुछ घबला हुआ, ई नोट को हमने यहाँ पे लिखा है, ये टोटल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। टोटल एनर्जी होती है तो इसका ये माइनस वगैरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करा, हमने क्या करा, इधर पे अपना ई की जगह वैल्यू रख दिया, ई नोट माइनस में ES रख दिया, तो ये हमारा पूरा इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने पे ये बचा। तो इक्वेशन 5
तो इसके बाद हमने इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करा। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? इक्वेशन 1 हमारी थी V0 K2 ES थी, और इधर में हमने इसमें इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह करके फिर मैक्सिमम एंजाइम रेट जब होता है जब हमारा एंजाइम सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर दे, और फिर बाउंड करने के बाद Vmax हमारा इतना आता है। Vmax आने के बाद फिर हम इसको सबस्ट्रेट के साथ लिख देते हैं इनिशियल और मैक्सिमम साथ में आ गया। फिर मैल्चेस एंड मेल्टन इक्वेशन ये रही। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। मैं इधर पे ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 3 3 3 हो गया स्क्रीनशॉट। इधर से जिसको लेना है 5 4 6 6 6 7 7 7 हो चुका है, ठीक है। तो इधर से पूरा जूम आउट करके दिखाता पूरा, ठीक है। ये इतना बड़ा इक्वेशन है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अगर कंटेंट बीच में आ रहा है तो भी ले सकता है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड के लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को बैकग्राउंड अगर अच्छा ना लगा रहा तो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मेरे कहने पे एक बार और इस लेक्चर को ना सही ये जो स्क्रीनशॉट लिया है इसको समझ लेना, नहीं तो बुक में जाके देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 100% तुम्हारे, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछता है तो तुम्हारे 5 में से 5 मार्क्स आने चाहिए, या 10 में से 10 मार्क्स तो आने चाहिए। या मैं उम्मीद करता हूँ 9.5 मुश्किल से आधा नंबर ही कटेगा, बाकी तुम्हें पूरा अच्छे से करना है एग्ज़ाम में। तो सब अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे सुन लो, ठीक है। जब हमारा मैल्चिस और मेल्टन इक्वेशन दे के वो दोनों चले गए वहाँ से, तो एक ब्रिग्स हेल्डेन नाम का एक आदमी आया। इसने सोचा कि मैं मैल्चिन और मेल्टन इक्वेशन को मॉडिफाई कर देता, एम प्लॉट को वापस से मॉडिफाई कर दूं। क्या मैं करूँगा? सोच सकते हो, या ये करेगा या नहीं करेगा। तो इसने क्या करा और क्या नहीं करा वो अभी हम पढ़ते हैं इसी में। और पहली बात तो ये 2 साइंटिस्ट है, ठीक है। इधर पे ऐसे जैसे ये 2 थे वैसे ये है, ठीक है। इन दोनों ने सोचा कि हम एम प्लॉट को कैसे अलग तरीके से मॉडिफाई करें जिससे हमारा नाम हो जाए। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें सोचना करना जो भी करना था इन्होंने 1925 में इन्होंने करना चालू करा। तो इन्होंने कहा इवेंचुअली जो कंसंट्रेशन है हमारा ES का, ES मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्ड अप कर रहा है एंड अटेन कर रहा है स्टेडी स्टेट, और हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओवर टाइम। तो जो ये हमारा स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है यही इन्होंने दिया कि ये कैसे क्या हो क्या रहा है इसमें स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट में, कि वो कांस्टेंट क्यों है, कैसे क्या हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने दिया, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर करो कि मान लो एक सिंगल सबस्ट्रेट और एंजाइम है जो कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन में एक से ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा टाइम में वो इस पर कैटलाइज कर रहे हैं। कैटलाइज करने के बाद जो रिएक्शन है एट स्टेडी स्टेट में फॉर्मेशन हो रहा है हमारा ES कॉम्प्लेक्स, जो हमारा बराबर है डिकम्पोजिशन जो हो रहा है प्रोडक्ट्स का उसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ये इसके बराबर पे है। तो इसमें बराबरी में क्या होगा, तो इसमें हमने जो देखा जो हमारा K1 था वो हमें दे रहा था E और S, ठीक है। E और S कॉम्प्लेक्स अलग अलग में दे रहा था। फिर बाद में जब हमने उसको अपना डिसोशिएट करा तो K-1 हमें दे रहा था ES दे रहा था। साथ में हमने K2 को भी रखा, K2 हमें दे रहा था ES, K2 भी हमें ES दे रहा था और K-1 भी हमें ES दे रहा था। मतलब उसी से ये बन रहा था।
तो फिर हमने सेपरेट करा। क्या सेपरेट करा? हमने सेपरेट कर दिया कांस्टेंट को, किस में से? फ्रॉम वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर से हमने कांस्टेंट हटा दिया। अब कांस्टेंट देख लो इसमें क्या क्या है, और बस वेरिएबल को रख दो। वेरिएबल हमारे पास ES है और अपॉन में ये है, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल हो गया, और कांस्टेंट हमारा क्या है? K-1 प्लस में K2/K1, ये हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको हमने टोटली Km से डिनोट कर दिया। Km क्या है? M क्या है? मार्शलिस कांस्टेंट इसको नाम दिया गया, ठीक है। मार्शलिस कांस्टेंट कहा गया Km को, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और इन इक्वेशन को हम आगे फर्दर इनको इक्वेशन को करते हैं, ठीक है। तो इधर ये जो वाली इक्वेशन है इसको हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाली को मान देते हैं 9 मान लेते हैं, ठीक है। इस वाली को हमने 9 माना। देन इसके बाद में हम इसको आगे जो मार्शलिस कांस्टेंट हमारा आया है इधर पे, इसको साइड में रखते हुए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग Ks एंड Km, मतलब Ks विद लिख लो, अगर एंड अच्छा लिख रहा तो Ks को Km के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 4 या से 7 के बीच में जो भी है। जैसे मान लो हमारे पास, मान लो नहीं, हमारे पास ये था E में E0 क्लोज ब्रैकेट एंड माइनस में ES, ठीक है। ये गिवन था इधर पे। तो मैं ये बताता हूँ कि ये इधर पे कैसे आया सब्स्टिट्यूशन में। Ks एंड Km को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर पे। इसका मतलब हमने इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट में लेना है। तो इक्वेशन हमारी 4 क्या थी? E0 में E प्लस में ES, ये हमारी इक्वेशन 4 थी। इसके बाद हम इस इक्वेशन में जो ये हमारा है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ E जो दे रखी है हमें। वैल्यू ऑफ E को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 9 से, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ E हमें इधर पे ये गिवन है तो इसकी जगह इसको पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। E0 माइनस में ES और इनटू में S हो गया अपना, और बाय में ES, इतना हमारे पे इधर पे आ गया। उसके इज इक्वल्स टू में Km रखेंगे, इसकी जगह पे Km हमने डिनोट करा था, ठीक है। सिंपली अब कुछ नहीं करना, जैसे पिछले मेथड में करा था वैसे इधर पे थोड़ा सा खेला करना है। जो खेला ये करना चाहता है वो हमको इधर पे करना पड़ेगा, जब ये इक्वेशन बनेगी हमारी बढ़िया करके। मतलब ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, जो करना है वो सब आपको पता ही है। जो पहले वाले में करा था वही इसमें सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह कर देना है। कॉमन मैथमेटिक्स वगैरह तुम मान सकते हो कि वो सब आ जाता है, ठीक है। जो मैं करे जा रहा हूँ वो सबको क्लियर हो रहा होगा कि वो मैं क्या कर रहा हूँ। इधर पे मैं इधर माइनस था तो मैंने इसको प्लस में इधर ले लिया, ठीक है। इसके बाद प्लस में इधर लेने के बाद में मैंने E0 और S को ऐसे कैसे रखा, फिर मैंने ES को कॉमन ले लिया। ये ES है, ठीक है। ES को कॉमन ले लिया। इसके बाद में मैंने ब्रैकेट लगाया, Km रखा, इसके अंदर S रखा, फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इसके बाद में ES कॉमन होने के बाद में एक सेकेंड, फिर हम ES निकालेंगे। ES निकाल लेंगे यहाँ से। तो ES हमारा क्या आएगा? E0 S बाय में Km प्लस में S। ये देखो हमारे इक्वेशन में ये आंसर आ गया है इधर पे। मतलब ES की वैल्यू इतनी हमारे पास अभी आ चुकी है। किसमें आ गई है? ब्रिग्स हेल्डेन वाले इक्वेशन में यहाँ तक हमारा आ गया है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर वापस से सब्स्टिट्यूट करना है ES की वैल्यू को। ES वैल्यू जो हमें
किस में दे रखी थी ES की वैल्यू, इक्वेशन 1 में जो हमें ES दे रखा था उसे इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। इसकी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको ES की जगह पुट करना है इक्वेशन 1 में। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक में करा था, इक्वेशन 1 ये रहा, V0 इज इक्वल्स टू में K2 और ES। तो क्या आएगा इधर पे लिख देते हैं, V0 इज इक्वल्स टू में K2 और ES। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, बाकी इतना कॉमन नहीं है, मतलब इसको बीच में लिखते नहीं है, तो इस वजह से मैंने साइड में लिख के दिखा दिया तुम लोगों को। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है हमारी उसको पुट कर देना है। ये देखो मैंने इसको पुट कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सर बताइए क्या करना है। इसके बाद में जो हमारा V0 है जो इनिशियल पोजीशन में है वो बाद में तो कभी ना कभी तो फाइनल पे आएगा ही, तो फाइनल पे आने के बाद Vmax हो जाएगा, फिर K2 और E0। ठीक है, ये एक फॉर्मूला तुम लोगों को गिवन था पहले, मैं तुमको दिखा दूँ कहाँ पे गिवन। V0 ये देखो, Vmax इजिकल्स में टोटल में जब होता है ना तो यहाँ पे E0 होता है। E0 का मतलब है टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, और ES का मतलब था जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ है वो। ठीक है, ये वाला फाइनल में आता है, तो फाइनल में हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, फोकस थोड़ा सा कैमरे का, हाँ फोकस बिगड़ गया था, क्लियर आना चाहिए। Vmax E0 ये वाला इक्वेशन आ गया मैक्स के लिए। ठीक है, मैक्स के लिए बस मैंने आपको बताया कि इनिशियल में हमारा ये आया है, इनिशियल में ये होगा तो फाइनल में मैक्सिमम में ये होगा। इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हम इधर इस वाले पेज पे चलते हैं, ब्लैंक पेज पे, क्योंकि हम तो अब स्टार्ट करते हैं। आगे हमें जब ये आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा V0 किस पे, Vmax पे जो हमारा आ गया था, Vmax पे आ गया था, S हो गया था, और क्या हो गया था Km और S हो गया था। सर ये कैसे हुआ, ये पिछली इक्वेशन में जब तुमने पढ़ा होगा ना माल्चीस और मेंटेन इक्वेशन वाले में, ये कैसे आया, तो तुम लोग फटाफट से मेरे को बता दोगे कि कैसे आया ये। ठीक है, और जो लोग नहीं बता पा रहे उनको मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे आया वो। ठीक है, क्योंकि ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो लेंथी लेक्चर है, 3 यूनिट कर रहे हैं एक साथ, तो थोड़ा बहुत बड़ा लगेगा ही। ठीक है, ये देखो Vmax K2 E0। ठीक है, फिर V0 हमने निकाला, Vmax को बराबर रखा K2 हमारा, K2 को हमने हटा दिया, साइड में रख दिया, कहा कि इसको जाने दो भाई, K2 फाइनल देख रहे हैं हम, तो V0 को Vmax के बराबर रखा, क्योंकि जो हमारा K2 और E0 है इसको हम क्या कहते हैं, Vmax कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये इधर देखो, K2 और E0 को Vmax कहते हैं, तो हमारा Vmax इधर आया, S का S लिखा, KS और S हो गया। तो ऐसे ही मैंने तुम लोगों को इधर बताया। ठीक है, K2 E0 को Vmax कहते हैं, जब ये इक्वेशन साइड में लिखी गई थी। अब इन दोनों को मैंने Vmax लिख दिया, बाकी का S और Km/S रख दिया। इधर पे हमारा Km की जगह KS था। ठीक है, KS क्या था हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट था। ठीक है, और जो हमारा Km है वो माल्चीस कांस्टेंट है, और ये Vmax इजिकल्स टू S आ गया। ठीक है, और ये कैसे आया मैं लिख भी देता हूँ, Vmax इजिकल्स टू में हमारा क्या था K2 और E0, इससे ये आया था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम्स वगैरह पास हुए हैं, तो फिर बाद में अपने आप को वो मत करना कि नहीं कर पाए। ठीक है, और फिर बाद में हमें दे रखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बड़ी है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, तो हमारा S बराबर होगा S0 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
वी नोट बराबर में वी मैक्स एस नोट बाय में के एम प्लस में क्लोज ब्रैकेट में एस नोट और ये होल ब्रैकेट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है 10th इक्वेशन है दे दी गई है इधर पे। इसके बाद में ये जो हमारी 10 इक्वेशन है इसको हमने कहा है माल्चीज-मेंटन इक्वेशन। एंड फिर हमें एक माल्चीज-मेंटन का इसके बाद मॉडिफाइड ग्राफ देखने के लिए मिलता है। कर्व डिस्टेंस पे वी नोट इनिशियल पोजीशन पे कांस्टेंट रहेगा, जब मैक्स पहुंचेगा तो हमारा राइज करेगा और एस नोट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पे वी मैक्स हाफ होगा बाय में 2 और ऐसे। और ये जो नीचे कंसंट्रेशन जो के एम आएगी उसे हम के एम माल्चीज कांस्टेंट कहेंगे। देन इसके बाद में जो हमें ग्राफ वगैरह ये देखिए माल्चीज इक्वेशन वगैरह जो हमारी आ जाती है। इसके बाद में हमें एक और टॉपिक करना है इस चैप्टर का जो थोड़ा न्यूमेरिकल है। इसके बाद में तो थ्योरेटिकल आ ही जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, इस वजह से मैंने नोटबुक वगैरह प्रेफर करा कि नोटबुक पे अच्छे से तुम लोगों को बताते हैं समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है लिनवियर बर्क प्लॉट, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इसने भी कुछ प्लॉटिंग वगैरह करी। किसके बाद में करी? बिग्स और हल्डेन के बाद में, मतलब पहले माल्चीज और मेंटन ने करी, फिर बिग्स और हल्डेन ने, और फिर लेनेवियर बर्क ने करी। इसका भी कुछ ऐसे ही कहना है। इसने भी देखा माल्चीज मेल्टन इक्वेशन को, इसके प्लॉट को, वी मैक्स को टेंजेंशियल पे लगा तो हायर कंसंट्रेशन पे, तो इसने सोचा कि डिटरमाइन करना चाहिए हमें वी मैक्स और के एम को प्लॉट से, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको सेटिस्फैक्ट्री वगैरह भी नहीं लगा वो मेथड वगैरह जो भी था। फिर भी इसने बनाया, एक कर्व बनाया, हाइपरबोलिक कर्व बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करी। बहुत सालों की मेहनत के बाद इसने कुछ मतलब इक्वेशंस वगैरह दी। एंड ये जो इसने करा था, मतलब जो भी खोजबीन इसने करी थी वो सब इसने 1934 में इसने ये सारी मशक्क़तें करने के बाद इसने सजेस्ट करा कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए, जो फॉलो करेगी, क्या फॉलो करेगी? माल्चीज मेंटन इक्वेशन को फॉलो करेगी। पर ये उसको बना नहीं पाया अपने नए एज्यूम्पशन के तरीके से भी। तो इसने माल्चीज और मेल्टन की इक्वेशन को ध्यान से देखा और इसने थोड़ा बहुत सोचा कि उसमें डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होगा, तो इसको इसने डबल रेसिप्रोकल भी कहा, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहा इसने। फिर इसने माल्चीज और मेल्टन इक्वेशन को रख के देखा कि क्या होता है, तो इसने फिर सब्स्टिट्यूट वगैरह करा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसने क्या करा, इसने बोला माल्चीज और मेल्टन इक्वेशन का पहला नहीं, लास्ट रिएक्शन ले लो डायरेक्ट। लास्ट रिएक्शन उन्होंने यहाँ तक सॉल्व करा है, बिग्स और हेल्डेन ने माल्चीज और मेल्टन इक्वेशन को, ठीक है। उन्होंने ये यहाँ तक सॉल्व करा था। इसके बाद इन्होंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो हम नहीं कर सकते, तो इन्होंने डबल रेसिप्रोकल करके दिखाया। इन्होंने बोला कि इसको ना रेसिप्रोकल करके देखते, क्या पता कुछ बढ़िया निकल के आए। तो इन्होंने ना क्या कुछ नहीं करा, रेसिप्रोकल कर दिया। ये ऊपर था, इसको नीचे कर दिया तो 1 ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऐसे 1 ऐसे समझ गए। फिर यहाँ पे के एम आएगा, के एम और एस नोट, और इधर पे वी मैक्स और एस नोट।
तो इधर पर हमें थोड़ा बहुत अलग केसेस देखने के लिए मिला। अब तो फिर बात आ गई, तो हमने सोचा इसने कि Km को अलग रख के देखते हैं भाई कि क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। और फिर इसने S0 को भी अलग रख के देखा, सोचा कि कुछ बढ़िया करके न क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद में 1/V0 ऐसे कैसे ही रहने लगा, ठीक है। फिर इसने करा कुछ नहीं, करना क्या था, जो करना था वो कर डाला इसने जो यहाँ से ये था S0 और S0 कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/Vmax मैं इसको, ठीक है, ये यहाँ पे 1/Vmax बचा, ठीक है। मैंने इसको पहले लिख दिया, आप बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है प्लस में Km Vmax और S0, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई इधर पे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंट केस देखने के लिए मिला लेनेरबर्ग प्लॉट में। इसके बाद इसने इस इक्वेशन को कहा कि यही हमारी लिनेरबर्ग प्लॉट है। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक इक्वेशन से मैच करती है, y में mx + c से ये मैच होती है, ठीक है। ये इक्वेशन आपने देखी होगी छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है, अपने जो भी क्लासेस है। और ये जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 11 माना, ठीक है। इसको 10 क्यों नहीं माना वो अभी हम बाद में समझेंगे, या तुम 11 इसी को ही मान लो। इसको माना, इसको इसके रिप्रेजेंटेटिव में डिनोट वगैरह कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल होके ये आया है, ठीक है, प्लॉट। अब इसकी प्लॉटिंग इसने कैसे करी इस इक्वेशन के दौरान, तो वो प्लॉटिंग को भी यहीं साइड में समझ लेते, नेक्स्ट पेज पे तुम्हें फिर दिक्कत होती है समझने में। इसने बनाया एक ग्राफ बन गया, ठीक है। नीचे सबस्ट्रेट होता है 1/S0 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करा है हमने, 1/S0 आया, ठीक है। इसके बाद ऊपर हमारा 1/V0 होगा, V0 होने के बाद और इधर से हमारा जो भी स्लोप वगैरह, मतलब स्लोप थोड़ा आगे आएगा, इधर से जो भी इधर जाएगा स्लोप जो हमारा बनेगा उसे हम Km/Vmax कहेंगे। Km/Vmax और S0 क्यों नहीं कहेंगे, S0 हमारा नीचे आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। Km/Vmax का हमारा स्लोप बन गया है, ठीक है, ये इतना स्लोप हो गया है। इसके बाद में जो हमारा इधर पे है वो 1/Vmax है, और जो हमारा Km है वो उधर जाके 1/Km हो जाएगा डाउनवर्ड इक्वेशन में, क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, बाद में, और इधर पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारा प्लॉटिंग ग्राफ भी दे दिया है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ मेल्टिस-मेल्टन इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो ये इतना छोटा सा पूरा टॉपिक था, बस आपको ये इक्वेशन वगैरह पूछता है, ग्राफ मुश्किल से MCQ वगैरह पूछ देता है, अगर उसकी मर्जी हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लॉटिंग दे देता है। ये इक्वेशन लिख के इसको याद कर लेना ग्राफ को, और डायरेक्ट ड्रॉ करके आ जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेकंड टॉपिक की तरफ, ठीक है। मतलब लास्ट सेकंड टॉपिक तो कुछ है नहीं ऐसा उसमें खास, बाकी फिर भी हम कर लेते हैं, एंड देन फिर लास्ट टॉपिक, फिर हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। एंड ये लेक्चर शायद से नवंबर में अपलोड हो गया होगा, आई थिंक सो। जब भी अपलोड हुआ होगा तब मैं शायद ब्लॉक 3 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जब भी अपलोड हो रहा होगा, मतलब लेक्चर शूट हो जाते हैं, मतलब टाइम से पहले ही हो जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड है। Vmax जो हमारा मतलब सिग्निफिकेंस दे देगा, Km और Vmax के बीच पे क्या सिग्निफिकेंस है। Km हमारा माल्टिस कॉन्स्टेंट है, Vmax हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं कि Km हमारा जो यूनिट है कंसंट्रेशन है, पर वो इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब डिपेंड नहीं करता। हमारा Km एंजाइम और सबस्ट्रेट किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड नहीं करता। जो हमारा Km है वो इक्वल रहता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, मतलब जो हमारा Km है इक्वल रहता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, किस पे, कितने पे, एट हाफ Vmax पे, ठीक है। और जो हमारा Vmax है उनमें सारे एंजाइम मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं विद सबस्ट्रेट के साथ मतलब ES कंपाउंड बनाने के लिए,
तो वी मैक्स, ये जो वी मैक्स हमारा यूज़ होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट वगैरह ही दे रखी है। Km की वैल्यू स्मॉल होती है और एंजाइम वगैरह हाई एफिनिटी होती है। एंजाइम की ज़्यादा होती है, सबस्ट्रेट की कम होती है। लो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की पाई गई है, एंजाइम की ज़्यादा होती है। Km इंडिकेट करता है हाईली रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू सैचुरेट करने के लिए एंजाइम को। इसके बाद में एफिनिटी कांस्टेंट की बात करी गई है, मतलब जो लो एफिनिटी होती है एंजाइम की सबस्ट्रेट के दौरान, उसको हमने कहा है Km को एफिनिटी कांस्टेंट। मतलब उसमें कंसंट्रेशन वगैरह की बात करी गई है तो Km को ही हम कह देते हैं एफिनिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन वगैरह किसी की कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है, तो यही दे रखा है बस इस टॉपिक में, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, और इसके बाद में हमें थोड़ा बहुत दे रखा है, क्या दे रखा है, जो हमारा Km है वो बहुत ही छोटा है S0 से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एंजाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सबस्ट्रेट की गिर जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा सैचुरेशन की ज़रूरत है। नीड सैचुरेट एंजाइम, ज़्यादा सैचुरेट एंजाइम की ज़रूरत है। और अगर हमारा Km ज़्यादा होगा S0 से, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा होगी, फिर इसमें रिक्वायर्ड होगी S0 की टू सैचुरेट करने के लिए, मतलब ई की एंजाइम की। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट होगी सैचुरेट करने के लिए। मतलब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इस टॉपिक में दे रखा है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, अगर ये कम होगा, S0 की बात कर रहा हूँ, अगर S0 ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, S0 कम होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट की। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है Kcat एंड टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा Kcat एंड टर्नओवर नंबर में एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं। कैट के फुल फॉर्म, मतलब फॉर्मूला दे रखा है, कैट इज इक्वल्स टू में वी मैक्स और E1। इधर पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नहीं होगा, वी मैक्स और ये E हो गया। ठीक है, ET टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर को ET से डिनोट करा है। ठीक है, इसके बाद में क्या करा इसने, वी मैक्स को इधर रखा और KT को इधर ऐसे भेज दिया गया वी मैक्स के लिए। कैट हमारा टर्नओवर नंबर है और ET हमारा एंजाइम का दे रखा है, एंजाइम काइनेटिक्स कितना होता है। ठीक है, बाकी वी मैक्स में मैक्सिमम रेट वगैरह बताया गया है। ET टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, जो कि मैंने बताया टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिटिक साइट्स का है, और फिर टर्नओवर नंबर दे रखा कितने में होता है। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर सेकंड पर मोल ऑफ एंजाइम, ये सेकंड इनवर्स कह दे इसकी यूनिट को। ये बाकी इसके बात करेंगे मेटलो एंजाइम वगैरह क्या होते हैं, कैसे कंबाइन वगैरह करते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह प्रोटॉन्स में, ये सब हमारे मिलके बनते हैं। तो मेरे ख्याल से लेक्चर मतलब हाफ एन आवर का तो हो ही गया है, मतलब पूरा मोटा मोटा मान के चलो 1.5 घंटे का हो गया है लेक्चर। इसके बाद में हम बिना किसी देरी के यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन क्या होता है। बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में यानी कि दो सबस्ट्रेट रिएक्शन क्या होती है, मतलब जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं 2 से ज़्यादा सबस्ट्रेट में और यील्ड 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, वो हमारे सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन में पाए जाते हैं और इन्हीं को हम बायो केमिकल रिएक्शन में डिनोट करते हैं और इन्हीं को हम काइनेटिक्स में कहते हैं बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस। ठीक है, 60% से ज़्यादा ये पाए जाते हैं या उसके बराबर भी। ठीक है, इसके बाद में हमें एक और टॉपिक आ गया इधर पे, बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन का। मतलब AP दे रखा है तो यूनी नोमेनक्लेचर होगा, A+P बाई यूनी, मतलब 2 हैं और एक यूनी प्रोडक्ट बना रहा है, और यहाँ पे भी 2 बाय, फिर यहाँ पे 3 है तो ट्राई यूनी, और फिर यहाँ पे ट्राई बाय। तो ये नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। इसके बाद में मैंने इधर पे शॉर्ट हैंडलिंग नोट बना रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो पेप्टाइड सबस्ट्रेट है वो हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने के बाद वो 2 पेप्टाइड फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। ठीक है, 2 पेप्टाइड फ्रेगमेंट में पाया गया मॉलिक्यूल में। सेकंड स्टेप में उसको वाटर मॉलिक्यूल जो एज ए सबस्ट्रेट है
उसको इनडायरेक्टली सप्लाई कर देंगे हम प्रोटॉन में और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के थ्रू। इसके बाद में जो हमारा प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कंप्लीट करेंगे हमारा हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन को। तो ये सब हमारा हाइड्रोलाइसिस वगैरह में दे दिया, एटीपी सिंथेसिस वगैरह कैसे हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये सब हमें गिवन है और ये यहाँ से तुम फुल फॉर्म वगैरह देख लेना इसकी, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे इस टॉपिक में। देखो फर्स्ट है मेरा, सेकंड भी यही होगा, तो मैंने इसका पूरा मतलब शॉर्ट नोट बना के रखा पहले से ताकि तुम लोगों को आसानी हो। और ये रिएक्शन दे रखी है इधर पे, ट्रांसफरेबल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सबको पता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करता है और रिडक्शन में मतलब लूज़ कर देता है, ठीक है। फिर इस रिएक्शन की जो बायसब्स्ट्रेट रिएक्शन है इसकी दो टाइप है, सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल जो सीक्वेंस में चलती है, मतलब जैसे कि दोनों सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स बाइंड करेंगे हमारे एंजाइम के साथ। दोनों सबस्ट्रेट मतलब जैसे दो सबस्ट्रेट है, दोनों जब एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो वो पहले प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देंगे, मतलब जब रिएक्शन होगी उससे पहले ही वो कर देंगे इसको रिलीज़, ठीक है। इसके दो वे हैं, या तो इसको ऑर्डर करो, ये रैंडमली हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो टाइप्स है, ऑर्डर है। ऑर्डर में जो सबस्ट्रेट है हमारा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, फॉर्म करेगा टेरनी कॉम्प्लेक्स को और प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, एंड ये डिफाइन करेगा ऑर्डर सिक्वेंशियल मैनर में। अगर दूसरी भाषा में कहे तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग है और लीविंग एंजाइम कंपलसरी होता है। जो हमारा ऑर्डर है वो प्रिसाइज है और वेल सफिशेंट स्पेसिफाइड है, तो इसी को हम कंपलसरी ऑर्डर मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दो सबस्ट्रेट ए एंड बी हमारे बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ में, और यहाँ पे हमारे देखा है सबस्ट्रेट और एंजाइम जब बाइंड होते हैं तो टेरनरी ग्रुप बनाते हैं, उसको हम टेरनरी ग्रुप को ही हम प्रोडक्ट कहते हैं जो रिलीज हो जाता है। ये यहाँ पे हमें रिएक्शन में भी बताया गया कि कैसे प्रोडक्ट वगैरह रिलीज हो रहे हैं, मतलब ये पहले ऑक्सीडेशन हुआ फिर रिडक्शन हुआ तो कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है, मतलब पिछले चैप्टर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, कह सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे क्लीलैंड फ्लोट दे रखा है कि इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि जो ई है ए एक्स ऐसे इधर से आ रहा है, ठीक है, ई ए एक्स हो गया, फिर बी जुड़ गया इधर पे, फिर थोड़ी देर बाद में बी एक्स को हमने रिलीज़ कर दिया, फिर ई ए आ गया, फिर ई ए में से हमने ए को रिलीज़ करा तो हमारे पास ई बचा। मतलब इसमें अगर ठीक से समझना है तो इस मेथड से बढ़िया तरीके से समझ आ जाता है। इसके बाद में हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, सीट्रेट सिंथेसिस, एसीटेट हाइड्रोजनेस, एस्पार्टेट, ट्रांस कार्बो अमाइलेज, ये सारे हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑर्डर मैकेनिज्म के। इसके बाद में रैंडम सिक्वेंशियल मैकेनिज्म की बारी आती है, ये एक बायसब्स्ट्रेट रिएक्शन है, ठीक है। ये रैंडम सिक्वेंशियल मैकेनिज्म जो है वो हमारा बायसब्स्ट्रेट का रिएक्शन है। ये नॉन स्पेसिफाइड और होता है, इसमें जो भी कोई भी सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है पहले एंजाइम के साथ, फिर बाद में प्रोडक्ट वो रिलीज़ करता है। मतलब इसमें पहले ही प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा था, इसमें अब जो हमारा है मतलब पहले वो एंजाइम के साथ अच्छे से बाइंड करेगा फिर प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, और इसमें ये प्रोडक्ट को पहले ही रिलीज़ कर दे रहा था बाद में, बिना किसी देरी के प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया। बाइंडिंग तो हुआ नहीं, डायरेक्ट रिलीज़ करे जा रहा है फिर बाइंड कर रहा है, इसमें ये रिलीज़ बाद में करता है। प्रोडक्ट में भी रिलीज़ फर्स्ट, मतलब अच्छे से बाइंड करता है पहले और फिर रिलीज़ करता है। फॉर्मेशन होता है टेरनी ग्रुप का, एंजाइम जब दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड वगैरह करता है तो होता है फॉर्मेशन। फिर ये रिएक्शन दे रखे है ई ए एक्स, हमारा रिएक्शन में गया तो इनको कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद बी हमारा इसके साथ में जुड़ा, बी कैसे जुड़ गया, अब ई ए एक्स था, बी हमारा इधर पे जुड़ गया, ऐसे ही ई प्लस बी था, ई बी हो गया, ए एक्स हमारे इधर से जुड़ गया, मतलब दोनों साथ में जाके मिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ से रिडक्शन वगैरह इसका स्टार्ट हो गया। और फिर इसके बाद में हमें दे रखा है दो सेपरेट बाइंडिंग साइट दे रखी है ऑन एंजाइम, वन फॉर ए एक्स एंड अदर बी बी एक्स। ए एक्स को हमने इधर पे करा बी, और फिर मतलब ये यहाँ से अलग हुआ, फिर ये इन दोनों का कम्बाइनेशन हुआ, तो ऐसे ही फिर ये रेसिप्रोकल भी रिएक्शन है, मतलब ये इधर भी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये मतलब फिक्स नहीं है रिएक्शंस वगैरह, और ये हमारा सबस्ट्रेट वगैरह बाइंड होता है
तो हमारा ये टर्निक कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसके बाद में हमारा ये दे रखा है रैंडमली कि कैसे रिएक्शन होती है, मतलब जो ये हमारा क्लेन ने बताया प्लॉट में कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो इसने बताया कि ये ऐसे आसानी से ये सब निकल सकता है इसके अंदर। बाकी एग्जांपल्स वगैरह वो आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में हमें दे रखा है नॉन सीक्वेंशियल रिएक्शन, जिन्हें हम पिंग पोंग बाय बाय रिएक्शन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया सा नाम है इसका, पिंग पोंग। और इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि आपने क्लास 10th या 9th में पढ़ी थी। इस रिएक्शन में जो हमारे लीस्ट वन प्रोडक्ट रिलीज़ करे जाते हैं एंजाइम से, पहले दोनों सबस्ट्रेट जब बाइंड होते हैं एंजाइम से वहाँ से होता है, फिर कि बाद में किसी और पार्ट से होता है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन बढ़िया तरीके से आपको दे रखी है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि नॉन सीक्वेंशियल में क्या पाया गया है, जो सीक्वेंशियल में नहीं है, ठीक है। फिर ये हमारा AX बाइंड करता है E के साथ, मतलब ये जो रिएक्शन है इसी को इसमें लिखा है। AX हमारा E के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद EAX जुड़ जाता है। इसके बाद में E और X दोनों साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग बनाने के बाद अपना A अलग थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर A पूरा ही अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारा सेकंड रिएक्शन में भी कुछ दे रखा है। फिर इसके बाद में एक और रिएक्शन दे रखी है इधर पे। इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करके आगे दे रखा है कि ये रिएक्शन को इसमें कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट दे रखा है, मतलब क्लीलैंड प्लॉट ने अलग तरीके से मेथड को समझाया गया था। फिर आपको ये क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है, तो ये आप लोग देख लेना बाद में। फिर देखा फिर यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। फिर इसके बाद में इसने पूछा है, बोला है एल्बर्टी रेट इक्वेशन। एल्बर्टी रेट इक्वेशन क्या होती है? जो हमारे बाय सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम कैटालाइज करते हैं रिएक्शन के साथ, ऑब्जर्व करते हैं मेल्चिस मेंटन इक्वेशन को, उन दो सबस्ट्रेट जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे होते हैं वही हमारे सबस्ट्रेट वगैरह में काम आते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, V नोट इज इक्वल्स टू वी मैक्स AX नोट B नोट और बाय में KM। मतलब V मैक्स सबको क्लियर है इधर तक, V नोट क्लियर है, KM क्लियर है। अब बात करते हैं ये नीचे वाला क्या है। नीचे वाले में कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट वगैरह का होता है ना, जैसे देखो इधर पे हमने फॉर्मूले में लिखा था, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इधर से। V नोट इज इक्वल्स टू में V मैक्स S नोट KM बाय S नोट, ये हमने लिखा था, ठीक है। अब ये जो S नोट की जो वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, उसको इसने इधर पुट करा है। इसके बाद में KM के जो बहुत ज़्यादा पार्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, उसको इसने इधर पे लिखा गया है। मतलब KM इधर भी है और इधर भी है, मतलब अलग अलग तरह के पार्ट्स है। और KS को भी लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसने बहुत बड़ी रिएक्शन बना दी इस एल्बर्टी रिएक्शन। तो ये आप एक बार देख के जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। बाकी इधर पे दे रखा है कि कैसे क्या हुआ है इसमें रिएक्शन। AX नोट B नोट सैचुरेटेड कंसंट्रेशन दे रखा है, कैसे हुआ है ये सब। बाकी ये रिएक्शन सेम आगे वाली से। इसके बाद में प्राइमरी प्लॉट दे रखा है, 1/V नोट वर्सेस में 1/AX नोट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन में। इसका ग्राफ ये रहा, जो मतलब मैंने आपको बताया इन्वर्स का है ये। तो इसमें जो हमारा ग्राफ है, 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं। इसमें पूछ लेता है हाईएस्ट वाला कौन है। जो ये हमारा इन्वर्स वाला है 1/AX नोट, जिसमें हमारा ये यहाँ से नीचे से थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में निकल रही है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में। तो इसमें जो हमारा ये 1 वाला है सबसे नीचे, ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा और ये सबसे कम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में जो हमारा V नोट और ये लीनियर तरीके से निकल रहे हैं एट सेम डिस्टेंस पे। तो जो हमारा ये हमारा क्या कहते हैं 1 है, ये भी ज़्यादा इसमें, मतलब इसमें ज़्यादा दे रखा है। मतलब दोनों ही सेम ग्राफ है, तो दोनों में ज़्यादा ही देखने के लिए हमें मिल रखा है इधर पे। और इस तरह का किस किस का ग्राफ है, कंपलसरी ऑर्डर और रैंडम ऑर्डर टर्निक कॉम्प्लेक्स का है। फिर पिंग पोंग बाय बाय रिएक्शन का है, ठीक है, जिसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा। मतलब टाइप्स अलग है, बस फॉर्मूले वगैरह सब में एक जैसे ही पुट करे गए। फिर इसके बाद नॉन स्टेडी मेथड दे रखा है इधर पे आइसोटोप के लिए। सुक्रोज फॉस्फेट बना के फिर ऑर्थोफॉस्फेट बनाया, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इसने बना दिया। आइसोटोप वगैरह सबको पता है कि क्या होते हैं, किस में यूज़ होते हैं। तो बाकी ये छोटा सा फंडा है इधर पे कि ये रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हुई, किस में हुई,
तो वो सब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है और बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। इसके बाद में इसमें रिएक्शंस वगैरह दे रखे हैं। ये क्लीलैंड प्लॉट के थ्रू आपको ये रिएक्शन बढ़िया तरीके से बता रखे हैं कि ई में सुक्रोज जुड़ा, फिर बाद में ई ग्लूकोज फ्रैक्टोस निकला, फ्रैक्टोस निकलने के बाद ये प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट, ऐसे इसने बता रखा है। फिर इसके बाद में चैनल बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन दे रखे AXB और फिर BXA हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी इक्वल होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, ठीक है। उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो के हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है इधर पे, इक्विलिब्रियम रेट इधर का बी है, मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर देंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो हमारा के इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस रिएक्शन में दे रखा है। तो बाकी थ्योरेटिकल है, जो यहाँ से पे समझना है तो यहाँ से पढ़ के आ सकता है। फिर इसने 2 ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन दे रखी है कि मतलब कैसे क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आप देख लेंगे। फिर बाकी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में इतना कुछ खास होता नहीं है। रेशियोज़ वगैरह, ये प्लॉट वगैरह याद रखें। आइसोटोप एक्सचेंज होता है तो ऐसे कर्व फॉर्म बनाता है, ठीक है। फिर दूसरा आइसोटोप एक्सचेंज होता है B से BX AX में, तो थोड़ा लॉन्ग बनाता है। अब वो लॉन्ग क्यों बनाता है? ये पहले वाले में बाय सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो रहा है जब B पहले बाइंड कर रहा है, दूसरे वाले में जब AX पहले बाइंड कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, AX बाइंड करेगा तो वो ऊपर जाएगा, B बाइंड करेगा तो वो नीचे आ जाएगा, समझे। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और बाकी हमारे लास्ट टॉपिक है रैपिड रिएक्शन स्टडीज़। रैपिड रिएक्शन से मेरे को याद आया कि हम थोड़ा रैपिड हो गए इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं इतना। रैपिड रिएक्शन में हमारा ये एक रिएक्शन देखिए, इसको याद करेंगे कि किस में यूज़ होती है। हॉर्स लीवर अल्कोहल वगैरह में ये सब पाया गया है और ये इथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फिर इसके बाद में जो हमारा को एंजाइम NADH है वो शो करता है एब्जॉर्बेंस 350 नैनोमीटर पे, 328 नैनोमीटर पे नहीं करता, 350 पे करता है, ठीक है। यहाँ पे इसने डिफरेंस भी क्लियर बता दिया है कि सो मेजरिंग डिफरेंस इन द एब्जॉर्बेंस इज विल डिटरमाइन करता है। फॉर्मेशन होता है जब NADH कॉम्प्लेक्स से, तो उसी में हमारे डिटरमाइनेशन पता लग जाता है कि कैसे क्या इसमें डिटरमाइन है, ठीक है। तो जो हमारा ENADH है वो बनता है हमारा E + NADH, तो रेट ऑफ ऑब्जर्वेंस 328 मेज़र करता है रेट ऑफ रिडक्शन को, तो इस वजह से हम 350 वगैरह इसमें यूज़ करते हैं। बाकी हमारा ये वाला चैप्टर भी डन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट है, डाउट नाम की चीज़ होती है ना, किसी को है तो कमेंट में जाके पूछो, और लेक्चर थोड़ा ठीक से देखे करो भाई तुम लोग। तो दोस्तों हम एंजाइम इनिबिशन पे फाइनली आ चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारा एंजाइम इनिबिटर है वो मॉलिक्यूल होते हैं। एंजाइम इनिबिटर एक मॉलिक्यूल होते हैं जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज़ को, सेल के अंदर कैसे क्या काम कर रहा है एंजाइम, कैटेगरी से मेटाबॉलाइज कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस समय हमारे इनिबिटर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बढ़ते हैं सबसे पहले एंजाइम इनिबिशन। 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जिन्हें हम वापस से कर सकते हैं और इरिवर्सिबल जिन्हें नहीं कर सकते। रिवर्सिबल यानी कि सिंपल सिंगल सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, जिनमें हम रिएक्शन अगर कुछ आगे भी बढ़ जाए तो उसे वापस से ठीक कर सकते हैं। इसका कहने का इतना ही मतलब है। इसके बाद में इरिवर्सिबल हमें आगे शायद गिवन होगा या गिवन नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा इरिवर्सिबल इनिबिशन है तो इसमें जो अगर इनिबिशन हमने कर दिया एंजाइम का तो हम उसे बाद में सही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दे रखा है, मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रखा है सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में। इनिबिटर जो अब एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट नहीं करेगा, अब एंजाइम करेगा, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, क्योंकि जो इनिबिटर मॉलिक्यूल है वो अगर बाउंड करेगा एंजाइम के साथ तो जो सबस्ट्रेट है वो हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इनिबिशन जो आउटकम है हमारा, इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कंपैरिजन टू इनिबिटर। सबस्ट्रेट का ओवरकम इंक्रीज हो जाएगा इनिबिटर के मुकाबले, तो जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है Vmax वो हमारी अनचेंज हो जाएगी, मतलब Vmax हमारा सेम का सेम रहेगा और Km हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है।
सेम रहेगा ये, और ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव इनोवेटर है उसका स्ट्रक्चर और रिएक्शन दे रखा है, तो अब हम उसे डिटेल में इनकी रिएक्शंस को फटाफट से हाफ एन आवर के अंदर देखते हैं। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करा, ठीक है, K1 ES की तरफ जाता है, ठीक है, K1 क्या था, एसोसिएशन, ठीक है, और K2 क्या था, प्रोडक्ट वगैरह फॉर्म करने में काम आ रहा है, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट निकल गया एंजाइम से, ठीक है। फिर K-1 है नीचे का, ठीक है, जो वापस जाता है रिवर्सिबल, और ये यहाँ से फिर एक और रिएक्शन जुड़ के आती है हमारे पास इनिबिटर की। इनिबिटर प्लस में मतलब ई एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसा अलग अलग, उनमें अगर हमने इनिबिटर डाला तो इनिबिटर बाइंड कर जाएगा, और अगर इनिबिटर को हटाया तो ऐसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम अलग अलग हमें दिखने के लिए मिलेंगे। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि हमारा जो -1 है के का इनिवेटर, इसको हमने इनिवेटर कांस्टेंट भी कहा है, उसमें होगा क्या, जब हमारा ये EI मतलब जब बाइंड हो जाएगा रिएक्शन में, EI हमारा नीचे जो बाइंड हुआ और ऊपर EI इस इक्वेशन में K-1 जो भी आएगा हमारा, या इसको हमने EI से इक्वल्स में रख दिया। कैसे, ये जो हमारा I है इनिवेटर कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनिबिटर कांस्टेंट KI इसने लिखा है इधर पे, तो इसको इसने क्या करा, इसको इसने इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो हमारे EI की वैल्यू आ गई, जिसको हमने कहा इक्वेशन 1 कहा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसने इसको इक्वेशन 1 बोला। फिर इसके बाद में फॉलोइंग टर्म्स वगैरह इसने दे रखी है, I को इनिबिटर का, EI को एंजाइम जो इनिबिटर के साथ बाइंड हो गया, E जो फ्री एंजाइम है, E0 जो हमारा टोटल एंजाइम है, ES जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करा है एंजाइम। फिर इसमें हमने जब प्रीवियसली में एज्यूप्शन करे थे स्टेडी स्टेट एज्यूप्शन करे थे माल्चिस मेल्टन कांस्टेंट में, तो जो हमारा इक्वेशन आया था ES और बाय में ES कंबाइन में K-1 प्लस में K2 बाय K1 जो हमारा आया था, इसको हमने Km का, इसको इक्वेशन 2 रखो अब इस साइड में, ताकि हमें पता लगे कि हमें करना क्या है। फिर बाद में जो हमारा E0 था वो हमारा E प्लस ES के बराबर था। E0 जो हमारा टोटल एंजाइम कंसेंट्रेशन है सिंगल प्लस सबस्ट्रेट के साथ, उसमें अब इनिबिटर भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है, पहले सबस्ट्रेट के साथ था, अब हमने इसमें इनिबिटर ऐड करा, तो ये इक्वेशन हमारा 3 बन गया। फिर इसके बाद में जो हमारा EI है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को कैसे करेंगे, E0 ES और EI की जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आई थी, क्या आई थी, EI बाय में KI जो हमारी ये वैल्यू आई थी, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, E0 E, ठीक है, इसको हमने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, कुछ फ़र्क नहीं है, बताते क्या करा। E0 जो हमारा E है, एक सेकेंड, जो हमारा E है इधर पे एंजाइम हमने निकाला, सिंगल एंजाइम निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, E0 इसको हम पूरे के पूरे को नीचे भेजेंगे और ES को माइनस में कर देंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आ गया, ये नीचे आ गया और E हमारा आ गया है, तो E इज इक्वल्स में E0 माइनस में ES बाय में 1 प्लस में I बाय KI, ठीक है, जो कि हमारा इनिवेटर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी एक और नई इक्वेशन निकल के आई, फिर इसको हम हाईलाइट नहीं कर रखा बुक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू ऑफ E को, अब वैल्यू ऑफ E को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे वैल्यू ऑफ E को सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ E को सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी क्या आई है, E0 माइनस में ES, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बाय में I, ठीक है, और इधर पे S बाय में मैं समझ गया कि इधर पे इसने क्या करा है, देखो E की जगह जो हमारा ये वाला E है, E इसमें इक्वेशन 2 में इसने पुट करा है E की वैल्यू को, E की वैल्यू को पुट करने के बाद E की वैल्यू पूरी की पूरी E की वैल्यू को पुट कर दिया इसने, E0 माइनस में ES, S का S साइड में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय में I, और ये इधर 1 बाय में KI हो गया, ठीक है, और ES साइड का साइड में हो गया, मतलब पूरी की पूरी E की वैल्यू है ये, देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ अलग से, ये जो है पूरी की पूरी ये हमारी
ई की वैल्यू है, ई की जगह इसको पुट करा गया। अब मैं अगर तुमको ये हटा दूँ तो तुमको ये नज़र आने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर ई नोट, जो हमारा ई नोट है, ई नोट जो एस के साथ है, ई नोट एस के साथ है, ठीक है, ई नोट एस के साथ है और ई एस इधर है। ई नोट जो हमारा, मतलब हमने ई नोट को पहले हम एक चीज़ करते हैं जो हमारा के एम के साथ है। के एम के साथ हमने क्या करा, के एम मतलब जो नीचे डिविजिबल में है 1+i/ki, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ दे दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ई नोट माइनस में ई एस एस और बाई ई एस बचा। ई एस को हमने नीचे का नीचे ऐसे यही छोड़ा, ठीक है। छोड़ने के बाद ई नोट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने करा क्या, इसके बाद में जो ई नोट था और ये मल्टीप्लिकेशन में एस था, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद में जो हमारा माइनस का एस था, मतलब ई वगैरह हमने कॉमन निकाल लिया साइड में, और जो हमारा एस था उसको माइनस के में अलग लिख दिया। इसके बाद में ई नोट एस बाय में ई एस साथ में हो गया। इसके बाद में फिर हमने के एम को करा, के एम के साथ 1 बाय में एस और फिर एस इधर प्लस में आ गया। इसके बाद में फिर ई नोट एस बाय में के, ये जो पूरा का पूरा है इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो हमारा ई एस की वैल्यू आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मैं इसको तुमको शॉर्ट में पूरी तरीके से समझाता हूँ लिख के। देखो इधर पे अब फटाफट से ई प्लस एस K1 बना, तो हमारा ई एस का मॉलिक्यूल आ गया। फिर K2 में हमने ई के साथ प्रोडक्ट को रिलीज़ करा और फिर K-1 में ये वापस रिप्लेस हो गया, ये पूरा हो जाता है, तो ठीक है। फिर ये यहाँ तक सबको क्लियर है। और फिर इसमें हमने क्या करा, रिप्लेस करा। अगर हमारा ये आई करा तो ये हमारा ई आई हो गया, और अगर हमने आई वापस लिया माइनस कर दिया तो ई प्लस एस हो गया। फिर इसमें जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको के आई से डिनोट करा गया, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो जो हमारा ई आई आया, ई आई के साथ आया, उसको हमने के आई कहा, मतलब ये आई स्मॉल ले लो, ठीक है। फिर हमको ई आई निकालना था, तो ई आई हमारा आ गया ई आई और के आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद में हमें पता है ये इनहिबिटर है, ये एंजाइम है, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये इनहिबिटर है जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमने ई एस और ई एस लिया, ठीक है, जो कि हमारा कैसे आया था, ई एस हमारा कैसे आया था, ई एस अलग अलग कैसे आया था, माइनस का K1 से आया था और प्लस का K2 से आया था, और नीचे ई एस मॉलिक्यूल हमारा K1 से बना था। इसके बाद में Km हमने इसको कहा था इक्वेशन 2 पे। फिर इसके बाद में जो हमारा ई नोट था वो हमारा S प्लस ई एस बोल रहा था, पर आज से वो ई आई भी बोलने लगा, बोला कि मैं तो ई आई भी बोलूँगा भाई, ठीक है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ई आई बोल, हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो फिर इसने सब्स्टिट्यूट करने लगा, इसने बोला कि अब वैल्यू का खेला करूँगा, वैल्यू इसने चेंज करने लगी। ई आई की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में डालने लगा, ये इसने बोला ई आई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो हमारी, ये रही ई आई की वैल्यू जो है। अब ये ऐसे करके ई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दी तुमने, ठीक है। पुट करने के बाद इसने बोला कि अब मैं थोड़ा और खुराफात मचाऊँगा इसमें ताकि तुम्हें और मज़ा आए इसमें, क्योंकि साइंटिस्ट डिग्री ऐसे ही नहीं होती। इधर पे इसने इक्वेशन को थोड़ा और छेड़ दिया। इक्वेशन छेड़ने के बाद अब इक्वेशन बोल ली भाई अब यार हम सीरियस हो गए हैं, कुछ ढंग का सा दिखाओ इसमें। तो इसने कुछ नहीं करा, जो हमारा ई नोट है, मतलब ई हमें निकालना था, तो जो हमारा ई नोट है, ई नोट में इसने माइनस में ई एस बांट दिया इधर पे, और ये जो हमारा है, मतलब हमें क्या निकालना था, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्कैनिंग कर रहा हूँ क्या हो रहा है। ई को माइनस में करा, ई नोट माइनस हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा इधर पे, ये हमारा क्या है 1 प्लस, फिर इधर पे ई मेरा वापस से क्यों आया, वापस से इस वजह से आया मैंने कॉमन नहीं लिया,
तो तुम लोग इधर पे गलती मत करना, इधर पे शांति से इसको कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास कोई सी मतलब इस प्रकार से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी, ठीक है, ई नोट की वैल्यू। इसके बाद में जब ये तुम्हारा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको नीचे का नीचे लिख देना है। लिख दिया, ये के आई है, ठीक है, के आई, ठीक है। कॉमन लेने के बाद 1 में 1 आई प्लस में के आई, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना वापस। सब्स्टिट्यूट तो भाई इसके रग रग में है, सब्स्टिट्यूट तो होगा ही। वैल्यू ई किस में होगा, इक्वेशन 2 में कर देंगे। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा ई माइनस में ई एस है, बाय में 1 प्लस के आई है, ये जो पूरा हमारा ई की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 है जो हमारा, ई की जगह पुट करेंगे, मतलब जो हमारा ये दे रखा है ई एस बाय में ई एस जो के एम के बराबर है, ई की वैल्यू पुट कर देंगे इसी जगह पे, ई नोट माइनस में ई एस बाय में 1 प्लस आई के आई, ठीक है। और जो हमने फिर बाद में क्या पुट करा, एस और ये ई एस, ठीक है। के एम हमारा बराबरी पे हो गया। के एम बराबरी पे होने के बाद हमने फिर हमारा ई नोट माइनस में नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो गैप नहीं बचा हमारा। यहाँ तक इक्वेशन आने के बाद फिर हमने करा ई नोट। ई नोट जो हमारा एस के साथ बाइंड हुआ, ई नोट एस के साथ बाइंड हुआ तो ई एस आया, ई एस एस आया, एस के एम आया। अब ये कैसे आया, मैं अभी 1 सेकंड बताता हूँ तुमको, ठीक है, क्यों आया कैसे आया। देखो ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट ठीक से लगाना तुम लोग, मैं लगा नहीं पा रहा हूँ जल्दबाजी में, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। ई नोट माइनस में एस बाय माइनस में कैसे आया, ठीक है, माइनस में ऐसे आया, ये इस वजह से माइनस में आया कि हमारा जो पिछली इक्वेशन में ई नोट माइनस एस था, ठीक है, तो ये माइनस में हमारा इस वजह से आया, हमने जो हमारा ई एस था ऊपर, उसमें हमने ई को कॉमन ले लिया। ई को कॉमन लेने के बाद ये माइनस का अलग हो गया। माइनस का अलग होने के बाद जो हमारा नीचे में जो था 1 बाय आई, ये हमारा के एम के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो नीचे हमारा फिर बस ई एस बचा ये वाला। फिर ये जो जब हमारा बचा, तो इसके बाद हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, ई नोट और एस को ऐसे लिखा, साथ में लिखने के बाद ई एस करा, के एम लगाया, इधर पे इस वैल्यू को रखा, इसके बाद में एस रखा यहाँ पे प्लस का, ठीक है। इसके बाद में ई नोट और एस, ये एस है भाई, ठीक है, के एम को इधर नीचे रख दिया। हमने निकाला है ई एस, निकालना था हमें, ठीक है, ई एस हमारा निकल चुका है, ठीक है, ये निकल चुका है हमारा ई एस, ठीक है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी नोट इज इक्वल्स टू में के टू ई एस, ठीक है। इसमें अब ई एस की वैल्यू फटाफट से पुट कर दो। ई एस की वैल्यू आई है ई नोट एस के एम 1 प्लस के 1 आई बाई के आई एस नोट, ये हमारी वैल्यू इधर पे निकल के आ गई है। इसको हमने बोला इक्वेशन 4, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से। मतलब पिछले चैप्टर के इक्वेशन गिनने लगे तो बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन को पुट कर दिया। ये तुम देख लेना कि कौन सी इक्वेशन थी पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले चैप्टर में, यूनिट 4 का है, ठीक है, यूनिट 4 का ये टॉपिक, ठीक है, ये इक्वेशन। बाकी हम यूनिट 6 पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में हमने बोला, क्या बोला, फिर इसके बाद में क्या करा, इसके बाद में जो हमारी ये इक्वेशन मतलब ये जो 4 थी, इसको इसने 4 माना बुक के हिसाब से। मैं तो इसको 4 मानने वाला था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसने ई एस की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया, ठीक है। अगर बुक के हिसाब से चलोगे तो एक स्टेप थोड़ा सा पीछे चलोगे, अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर साथ में से करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा बात आती है, उसी बात आती है कि शुरू तो करा, ख़त्म तो करो भाई। इनिशियल है तो मैक्स पे जाओ, मैक्स पे जाओगे तो के टू ई नोट आएगा, ठीक है, ई नोट आ गया। अब ठीक है, वी नोट वी मैक्स, अब ये पूछना मत ही कैसे आया वी मैक्स, ठीक है। के टू और ई नोट, के टू ई नोट वी मैक्स हो गया, ठीक है, और एस आ गया, एस के एम हो गया 1 बाय ये हो गया, ठीक है,
ये लो, हो गई ये इक्वेशन डन इधर पे, ठीक है। कुछ नहीं था भाई, इस इक्वेशन में कुछ खास नहीं था। अब जो तुम्हारा ये जो आई है उसको तुम आई नोट मान लो, ठीक है, बराबर, मतलब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मान लेते यार। और एस को एस नोट मान लो। अब ये इक्वेशन देखो तुम्हें थोड़ी सी अलग लगेगी, तुम कहोगे वाह क्या तरक्की करी है, ये के है भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ लिख के कभी बार। ये के आई आ गया और ये एस नोट आ गया। एस नोट तुम्हें दिख नहीं रहा शायद, चलो इस लेक्चर तक ये पेन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग वीडियो लेक्चर को शेयर करके लाइक वाइक करवा लेना, ताकि तुम्हें फर्दर इसका लेक्चर प्रोवाइड होता रहे। लाइक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शेयर कर देना, ताकि बेल आइकन भी दबा देना, ताकि तुम्हें मिलती रहे वीडियो वगैरह। इसको हमने माना इक्वेशन 5, ठीक है। बुक में हो गई होगी 12-13 इक्वेशन, पता नहीं कितनी होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता बुक के हिसाब से, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद में इसने बोला कि जो हमारा के एम है, के एम के साथ हमने लिखा 1 में आई नोट के आई है। और फिर अगर के एम डैश करेंगे तो के एम इधर आ जाएगा इन्वर्स में। लॉग इन्वर्स पढ़ा है, लॉग डैश वगैरह वो पढ़ा है, उसके हिसाब से करा है, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह में पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा। ये यहाँ से ऐसे ब्रैकेट, तो के एम डैश ऐसे आ गया, के एम डैश आ गया, ठीक है। ऐसे तो कुछ फ़ायदा नहीं था, के एम डैश बस ऐसे ही लिखा है, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत पता लगे कि के एम डैश भी कुछ होता है लॉग डैश की तरह। इसके बाद में उसे निकालने के बाद क्या करा, रेसिप्रोकल वाली रिएक्शन कर दी। लीनरबर्ग ने जो दी थी हमें रेसिप्रोकल करके, उनकी मेहरबानी से, तो हमने क्या करा, v/1/0 करा, के एम के डैश एम करा, बाय में वी मैक्स एस नोट करा। मतलब क्या करा, जो हमारी ये इक्वेशन थी वी मैक्स एस नोट बाय में के एम 1 + आई नोट बाय में के आई और एस नोट था, ठीक है। मतलब तुम लोग थोड़े फर्स्ट ईयर वाले तो तुम्हें बेसिक्स तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि 12th में ये सारी चीज़ें नहीं थी यार, लिटरली ये वाली इक्वेशन नहीं थी। मतलब एस नोट आई नोट, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, उसको इसमें पूरा निचोड़ के जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इधर पे 1/v0 सबको समझ आ गया कैसे आया, ठीक है। और फिर इसको अगर इन्वर्स करेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे वाली सबको वैल्यू क्लियर है। और ये के एम बाय में आई 1 + आई नोट बाय में के आई को हमने क्या बोला, के एम डैश बोला, ठीक है। के एम डैश इधर आ गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब सर एस नोट को भी बता दो, एस नोट इसके साथ में ही है, ठीक है। एस नोट इसके साथ में है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, प्लस में 1/v मैक्स, ठीक है, 1/v मैक्स करा, क्योंकि जो हमारा एस नोट था, एस नोट से एस नोट कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो गया, जैसे इसको हमने एस नोट इधर करा और ये ऊपर वाला एस नोट था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1/v मैक्स बचा। फिर इसके बाद में इसका ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में बहुत थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं बुक में ही आपको दिखा देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, कॉम्पिटिटिव इनिवेटर। तो ये रिएक्शन वगैरह, ये ग्राफ पूरा आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लोचा है, समझने लगे तो इक्वेशन भूल जाओगे, तो इक्वेशन याद रखना बस। ये देखना कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, बस ग्राफ मैंने तुमको शो कर दिया है, बस ये वाला चेक कर लेना। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिवेशन के सुकेनेट डाईहाइड्रोजनेस होता है SDH, कन्वर्ट करता है सुकेनेट को फॉर्मेट में, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है इतना खास, बाकी इसकी ये रिएक्शन वगैरह दे रखी है इधर पे, हाँ, सुकेनेट और फॉर्मेट पे, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो रही है ये सब यहाँ पे दे रखा है। ये तो ये रिएक्शन याद कर लेना, कभी तुमसे प्रोडक्ट ना पूछ दे, ठीक है। इसके बाद अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये ESKI और मतलब K1 K2 ये होता है प्रोडक्ट में, फिर आई के साथ KSI। इस बाद सबस्ट्रेट, एंजाइम और इनिबिटर तीनों भाई तीनों तबाही मचाने के लिए हो जाते हैं तैयार, ठीक है। ESI ESSI KI, तो ये ESI निकाल लिया इक्वेशन 7 से। इनिबिटर और सबस्ट्रेट वगैरह सब कुछ तुम्हें पता है, ठीक है। पता होने के बावजूद भी अगर कोई ना निकाल पाए तो पीछे की वीडियो वापस देख लेना। ई नोट को टोटल एंजाइम कहते हैं, ES KM के साथ है,
ई नोट और ये सारे जोड़ दिए गए हैं। फिर ई नोट में जो हमारे ई एस आई की वैल्यू, मतलब जो हमने वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू निकाली हमने, ई एस आई की वैल्यू जो पीछे आई है, अब तुम्हें पता नहीं होगा क्या आई है, इधर पे आई थी भाई ये वैल्यू, देखो ई एस आई बाय में के आई वैल्यू जो आई है इधर पे पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व कर दिया इसको, इसने हाँ इसके हरकतें हुई तो इसने थोड़ा बहुत चेंजिंग वेंजिंग करा। क्या चेंज करा, ई निकालना था तो सब इधर उधर करके ये माइनस में हो गया, ई निकल गया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट करा इसने इक्वेशन 2 में ई की वैल्यू को, ई की वैल्यू की जगह पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दी, मतलब किस में करा, इक्वेशन 2 में, इसमें करा। ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर दी एस मल्टीप्लाई में इधर पे, और के एम इधर पे आ गया। वैल्यू आने के बाद इधर पे ये सब्स्टिट्यूट वगैरह करा जो मैंने अभी तुम्हें बताया 1 सेकंड पहले ही। थोड़ा सा वीडियो वगैरह बीच में कट आउट हो जाता है, तो वैसे तो लेक्चर वगैरह कम्प्लीटेड रहता है। ई नोट ई एस इसमें पूरा करा। सोल्व वगैरह करने के बाद तुम्हारे पास ये कंपाउंड बचता है जिसकी पीछे की रिएक्शन में तुम्हें गिवन था। बस इनमें तीनों कंबाइन रहता है, सबस्ट्रेट भी आ जाता है साथ में, और ई नोट के टू ई एस की जगह फिर ई एस की जो वैल्यू आई है उसको इसमें पुट करा तो ये आ गया। इसके बाद में हमें ये दे रखा था वी मैक्स का ई नोट की जगह, हाँ तो वी मैक्स यहाँ पे आ गया के टू ई नोट की जगह पे। फिर ये इधर पे इक्वेशन आई, इक्वेशन को इसने क्या करा, वी मैक्स एस नोट, इधर पे ये पूरा इसने मतलब जो डिवाइडिंग द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, दोनों को इससे डिवाइड कर दिया। वी मैक्स एस नोट को भी इससे डिवाइड कर दिया और इसको भी इससे डिवाइड कर दिया। इसको इससे डिवाइड करने के बाद के एम तो हमारा बचेगा एस नोट ही बचेगा, और ये जो था ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे ऊपर पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो, ठीक है, एक ही जगह पे दे रखा है। फिर वी डैश में क्या लिखा है, वी मैक्स और बाई ये दे रखा है। ठीक है, फिर तो तुम ऊपर इसकी जगह पे पूरे की जगह तो वी डैश एम लिख सकते हो, और नीचे यहाँ पे इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो मतलब के एम बाय, यहाँ पे ये है ना अपोन में है, ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, अपोन में है। ठीक है, अपोन में के एम बाय वी डैश, तो यहाँ पे के डैश एम लिख सकते हो। मालचीज का थोड़ा सा वो दे रखा है, डैश फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा वी डैश मैक्स बाय में नीचे क्या आ जाएगा, के डैश एम प्लस में एस नोट, ये तुम्हें नीचे फॉर्मूला आ जाएगा। फिर तुम लेनरबर्ग की फॉर्म से इसे इन्वर्स कर दो वी बाय वी नोट, और ये वी में डैश नीचे आ जाएगा एस नोट के साथ, मतलब वी डैश नीचे आ गया, कैसे आ गया, के एम डैश, ठीक है, के एम डैश एस नोट फिर से कैंसिल हो गया उसके साथ, अगर वी के साथ था तो कैंसिल आउट वगैरह हो गया, तो हमारा 1 बाय वी मैक्स आ गया। मतलब ये सब में सेम दे रखा है इक्वेशन वगैरह, तो इसे बार बार लिखने का मूड नहीं होता भाई मेरा, मतलब फिर भी मैंने तुम्हें 3-4 बार लिख के दिखा दिया है। ये वाला मतलब लास्ट था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें प्रैक्टिकली बताया जाए, और अगर तुम्हें समझ ना आता है तो मतलब वापस से देख लिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्वर्स वगैरह दे रखा है, के डैश एम बाय में वी डैश एम एक्स, तो ये जो रेशियो है इसके ग्राफ वगैरह बना है, मतलब ये प्लॉट जो है अनचेंज्ड है, मतलब पूरी तरीके से सेम ही बना है एक तरीके से। ये देखो यहाँ पे पूरा सेम तरीका ही आया है अनकॉम्पिटिटर में भी। ठीक है, इसके बाद में अनकॉम्पिटिटर के बाद में नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिट नहीं करेगा तो क्या, आई 2 बार कर रहा है इसमें, ई एस आई एस वगैरह कर रहा है, प्रेजेंस हो रहा है, के आई निकाला, एक बार ई आई के साथ, एक बार ई एस आई के साथ, ई आई भी कर रहा है, ई एस आई भी कर रहा है, डबल सब कर रहे हैं, तो ऐसी हो रही है भाई इनकी, ई एस ई आई और बाय में के आई प्लस में ई एस आई बाय में के आई। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर जा रहा है। ये इसने इसको इधर रखा है, इसको पीछे कर दिया। फिर ई नोट निकालते इसने बोला कि एंजाइम ही निकालना भाई मेरे को, तो लास्ट में एंजाइम ने निकाल लिया। एंजाइम निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में, कौन सी इक्वेशन में करा, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया ई की वैल्यू को, ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा बहुत मीडिएटर प्रोडक्ट आया। मीडिएटर प्रोडक्ट आने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए
ये सब करा मशक्क़तें, इसको इधर करा, फ़ोन में करा, माइनस करा, पॉजिटिव करा, सब कुछ करने के बाद इधर पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया। फिर हमने पता था कि ये एक फार्मूला भी होता है, तो इसमें भी ई एस की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर मैक्स करा इसको ई नोट से, मैक्स करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई। इधर पे मैक्स करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई। फिर ये हमारा सिमिलर एनालिसिस कॉन्टेंस्ट है, तो वी मैक्स डिवाइडेड बाय अ फैक्टर सिमिलर, ठीक है। तो ये हमारा वी डैश वगैरह, मतलब पूरा का पूरा प्लॉटिंग वगैरह सेम आएगा भाई इन इक्वेशन में। इसमें अप आया थोड़ा सा क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं था, तो सब आगे बढ़ गए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन था, जिसमें कॉम्पिटिटिव था उसमें नीचे जा रहे थे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, कीमोट्रोप्सिन वगैरह हैवी मेटल्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मिक्स्ड इनिबिशन क्या होता है, मिक्स्ड इनिबिशन भी आ गया भाई। अब देखो ये मिक्स्ड इनिबिशन क्या खेल करता है। मिक्स्ड इनिबिशन भी पढ़ के जाएंगे भाई, आज ही पढ़ के जाएंगे, पूरा ब्लॉक कंप्लीट करेंगे भाई, क्योंकि ब्लॉक कंप्लीट करना है। ऑलरेडी भाई हमने पता नहीं 4-5 से ज़्यादा रिकॉर्ड करके वीडियो बीच बीच में कट आउट हो जाता है, तो फिर भी मेरे को जोड़ने में टाइम लगेगा। तुम लोग मतलब अच्छे से पढ़ो भाई। मतलब ई प्लस आई और ई आई इनिवेटर कॉन्स्टेंट ही बना, ई एस के साथ ई एस आई इनिवेटर कॉन्स्टेंट बना, देयरफॉर तो ई आई ऐसे हो गया, के आई के साथ ई एस बाय में आई में ई एस आई। सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन है तो के एम ई एस ये हो गया। फिर ई नोट के साथ ई एस ई आई और ई एस आई बन गया। पिछले में क्या था, पिछले का भी तुम्हें दिखा देता हूँ यार एक बार। देखो क्या था, ई एस ई आई ई एस आई, ठीक है। 4 थे तो इसमें भी 4 है, ई एस ई आई ई एस आई, ठीक है। जो हमारे इसमें क्या कहते हैं, ये जो हमारे के आई और के आई या के वन दे रखा है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो रखा है, तो थोड़ा बहुत हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। देखो मैं क्लियरली तुम्हें थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। कोई ये वाला हमारा के आई है, ये के वन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे के आई एंड के वन, ठीक। इसमें साफ साफ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। पर साफ साफ पता लग रहा है ये वाला के आई है, ये के वन है, ठीक है। तो इसने इसको रिएक्शन वगैरह करी, ई नोट वगैरह में मतलब सब पुट वुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी जो सबसे ऊपर रिएक्शन में होता है। ई एस आई की वैल्यू पुट कर दी इसमें सब में। फिर बाद में इसने ई निकाल लिया, ई निकाल लिया, ठीक हो। ई मतलब चाहे तुम इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात तो एक ही, ई तो निकला ही है। इसके बाद में सब्स्टिट्यूट वगैरह करा। सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसने ये मेथड वगैरह अपनाया, सब्स्टिट्यूट हो गया के एम के इक्वेशन 2 में। फिर सब्स्टिट्यूट वगैरह करने के बाद ई एस निकालना था, ई एस इसने निकाल लिया। तो ई एस की इतनी मशक्क़त करने के बाद वी नोट आया, वी मैक्स पे करा। इनिशियल है तो भाई फाइनल पे तो जाएगा ही, फाइनल पे जाएगा तो फाइनल पे वी मैक्स लिख दिया। इधर पे इनकी वैल्यू वगैरह ऐसे ही है। फिर वी डैश वगैरह की सिलसिला वगैरह आगे आएगा। डिनोमिनेटर इसको इससे डिवाइड कर दिया ताकि हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते और ये बढ़िया तरीके से कट डाउन हो जाए, ये इधर से कट वट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा इक्वेशन थोड़ा सा ये बस ये हमारा कुछ फॉर्मूला दे रखा था स्टार्टिंग में, बेसिक, सबसे बेसिक भाई, इसी से ही सारी हरकतें चालू हुई थी भाई, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। याद करो भाई पिछले लेक्चर में, कब आया होगा पिछले लेक्चर, इस हिसाब से मैं 1 वीक मतलब अगले हफ्ते ही डाला होगा, पता नहीं मेरे को, रिकॉर्ड पहले हो रहा है। मतलब मैंने अभी उसको अपलोड कर दिया है उस वाले को, तो उसको हो गए हैं यार, मतलब 1 वीक, मतलब पिछले हफ्ते करा था अपलोड तो हो गया था, ठीक है। तो भाई तुम्हें एक हफ्ते बाद भाई वापस से ये बेसिक सी इक्वेशन देखने के लिए मिल रही है भाई। तुम्हें तो मतलब ज़्यादा दिन के बाद देखने के लिए भी मिल सकती है, क्योंकि ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हुआ है, अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा एडिट होने में। तो वी मैक्स मतलब एडिट मतलब कंबाइन होता है पूरा, मतलब वीडियोस वगैरह जो स्प्लिट होती है उसे कंबाइन करने में टाइम लगता है। वी मैक्स ये इधर पे फॉर्मूला वी डैश मैक्स का, तो सिंपलेसनेस को पुट करा। लीनर वीयरबर्ग बहुत महान इंसान थे, उन्होंने इतनी इक्वेशन निकालने के लिए इसे सारी मशक्क़तें करी। और ये यहाँ पे ग्राफ आया भाई इनिबिटर का, ग्राफ क्या भाई माइक्रोस्कोपी वगैरह लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आई पीस रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इसको देख रहे हैं भाई आराम से टेलीस्कोप वगैरह में, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई।
K1 ज़्यादा है तो KI छोटा है, तो ये वाला ग्राफ दे रखा है। और अगर KI क्या ज़्यादा, भाई मेरे को दिख नहीं रहा, हाँ KI अगर ज़्यादा है तो ये वाला होगा, KI अगर कम है तो ये वाला होगा। ये इनिवेटर है, तो पॉजिटिव इनिवेटर और अनइनिवेटर, ठीक है, समझ गए होगे तुम। ठीक है, सबस्ट्रेट जो छोटा सा दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। सबस्ट्रेट जो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो V0 हमारा कर्व फॉल करेगा। क्या कर्व फॉल करेगा? सबस्ट्रेट इनिवेशन में कर्व हमारा फॉल हो जाएगा। इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कर्व माल्चेस एंड मेल्ट ने कर्व फॉर्म करा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा जो भी रिएक्शन है वो V0 जाके सबस्ट्रेट वगैरह इंक्रीज़ हुआ, तो R जो हमारा रिएक्टेंट है वो आगे जाके इंक्रीज़ नहीं कर पाया, वो फॉल कर गया। ठीक है, और लिनर वर्ग ने भी इसको सेम तरीके से एक्सप्लेन वगैरह कर दिया। ठीक है भाई, अपने तरीके से। और मुझे नहीं पता कि दोनों अलग है, मतलब ये कैसे डिफाइन हो रहे हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद में हमें थोड़ा बहुत एंजाइम काइनेमेटिक्स का वापस से सिलसिला देखने के लिए मिला। प्रमोटर रीजन मिथाइल नो, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा रीड कर लेना भाई, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर कुछ स्किप कर गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि इसको कंबाइन वगैरह करने भाई बहुत टाइम लगता है। अगर बाद में अगर मैं कोई और एंजाइम सीरीज़ लेके आता हूँ तो उसमें मैं और कंसाइज वे में पढ़ाऊँगा, ताकि तुम्हें बहुत मज़ा आए। इस वाले एंजाइम सीरीज़ में बस 4 लेक्चर होने वाले हैं भाई, इसमें से दूसरा लेक्चर ये ख़त्म हो ही गया है। ठीक है, तो हमारे 2 लेक्चर्स और बचेंगे। ये हमारा इधर पे हो गया है, और ये इनिवेटर भी नोट वगैरह फॉर्मूले से पुट करके ये हमारा वैल्यू वगैरह आ गया। फिर इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसकी बात कर लेते हैं। इसने बोला जो DNA मिथाइल ट्रांसफरेज है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है मिथाइल ग्रुप ऑफ DNA में। ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऑफ DNA में ट्रांसफ़र होता है, तो जो सबस्ट्रेट इनिवेशन है हमारा लीड करता है कॉपी ऑफ DNA की तरफ को मिथाइलेशन, जो सेल डिवाइड में प्रिवेंटिंग करता है मिथाइलेशन में, जो मिथाइल फ्री प्रमोटर रीजन में हमारा पाया जाता है, वो सब हमारा सबस्ट्रेट इनिबिशन वगैरह करता है। ठीक है, तो ये सब हमको क्लियर है, हमको नहीं तुमको क्लियर है। फिर हमारा जब सबस्ट्रेट लो होगा तो जो हमारा S और हमारा K1 है वो हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब जब हमारी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन कम होगी तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो ये S0 1/S0/KI है या K1 है? K1 KI है भाई, KI है प्लस KM, ये इसके बराबर आ जाएगा S0 1 प्लस में S0 बाय में KI। तो रेट ऑफ रिएक्शन V0 बाय Vmax है, और ये इधर पे इसका रिएक्शन इधर पे दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा। इसके बाद में इरिवर्सिबल दे रखा, जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, जो कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर मोस्ट, रिकवर्ड नहीं हो सकता बाद में। ठीक है, जो भी मतलब डिजीज़ वगैरह में होता है, हैवी मेटल्स में मरकरी, लीड, अल्डेहाइड वगैरह में दे रखा है इसके एग्जांपल की क्या रिकवर नहीं हो सकता। बाकी हमारी यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है और मैकेनिज्म दे रखा है इसका कि किस में प्रिवेंट करता है, फार्मास्यूटिकल वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, रैशनल ड्रग वगैरह में, डिज़ाइनिंग में और इन्वेटर वगैरह इनको कहा जाता है। फिर ये हमारे एक पार्किंसन डिजीज़ में भी काम आते हैं सुसाइड इनिबिटर, जो कि हमारे वाइडली ट्रीट कर जाते हैं इसके अंदर। तो ये वाली डिजीज़ याद रख लेना, ये पेनिसिलिन जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थे, तो ये डिजीज़ वगैरह में प्रिवेंट करता है। डिजीज़ वगैरह के बस नेम याद रखना और ये देखना कि किसके रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स में है। तो स्टूडेंट्स, आपका इतना संयम के बाद, मतलब क्या कहते हैं, आपका इतना मतलब क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा मैं अटक रहा हूँ, इसको मैं एडिट मतलब शायद करूँगा या नहीं करूँगा। लास्ट तक जो इस वीडियो को देख रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है, वो हमारे क्या कहते हैं इधर पे जो 3 और चैप्टर्स हो गए हैं, और वो बंदा कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, जो भी है, आप लोग अच्छे से पढ़े और एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से क्लियर करें। अगर आपको कोई भी बीच में अगर कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ दिक्कत वगैरह लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई मैंने ऐसे कोई वर्ड यूज़ करा हो जिससे आप मतलब अनकम्फर्टेबल वगैरह फ़ील करा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
एंड इधर पे हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक 3 करेंगे एंड मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ के 1-2 लेक्चर पेंडिंग है, मैं उन्हें डालने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप लोग कर पाएँ। पर मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में ज़्यादा लोग इतना कुछ देखते नहीं हैं, मतलब ख़ास थ्योरेटिकल है तो लोग अपने हिसाब से लिख के आ जाते हैं और पास हो जाते हैं। बाकी एंजाइम्स का रहता है, एंजाइम्स में ये वाली यूनिट में न्यूमेरिकल्स बहुत है तो मैं इसे डालने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले मैं इसको अपलोड कर दूँ इस वाले पार्ट को। बाकी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल्स में इतना पूछता नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा अहमियत रखता है इसमें। तो ब्लॉक 3 हमारा अराइवल होता है पेज 87 से, करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।